कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। दशकों तक हिंदी माध्यम छात्रों के लिए प्रेरणा स्रोत रहे। गोविंद जायसवाल बनारस के एक छोटे से इलाके में रहते थे। उनके पिता एक रिक्शा चालक थे जो बनारस की सड़कों पर रिक्शा चलाते थे। कई बार पुलिस वाले भी रिक्शा को पंक्चर किया करते थे, परंतु समय ने ऐसी करवट बदली कि रिक्शा चालक का बेटा एक आईएएस बन गया। जानिए गोविंद जायसवाल की जुबानी आईएएस ऑफिसर बनने की कहानी। रिस्पेक्टेड धर्मेंद्र सर, शंकर जी और फ्रेंड्स, मैं आप लोग को देखता हूँ तो मुझे भी वो टाइम याद आता है कि मैं भी क्लास में आके ऐसे बैठा रहता था और मैं नॉर्मली सबसे पीछे बैठता था, क्योंकि कोई दोस्त नहीं था, कोई मुझे जानकारी नहीं थी और मैं सबसे पीछे कोने में बैठता था। तो वो भी टाइम आप लोग को देखकर याद आ रहा है। देखिए, सिविल सर्विस की तैयारी का हर व्यक्ति का, जैसे शंकर जी ने पूछा आपका क्या रीज़न है, हर व्यक्ति का अलग अलग रीज़न होता है। मेरा अपना रीज़न था, मुझे सोशल प्रेस्टीज और सामाजिक जो टैग था उसको हटाना था और मैं उसके प्रति बहुत ईमानदार था। मैंने वो बात हमेशा बताई थी कि मेरा सिविल सर्विस में जो पहला आने का उद्देश्य था वो मैंने क्लास 6 में डिसाइड किया था और तब कोई देश या समाज में क्रांति की बात तब नहीं थी। तब तो क्रांति की बात अपने परिवार के अंदर की थी कि अपने परिवार के ही में ही क्रांति लाना है। और मैं जानता हूँ कि आप लोगों में से कई लोग ऐसे ही आए हैं, कई लोगों के फादर ने भेजा होगा कि नहीं तुम जाओ, कोई भी रीजन हो सकता है। उस रीजन के प्रति आप कितने ऑनेस्ट हैं, ये बात आप लोगों को अब प्रूफ करनी है। सिविल सर्विस में सिलेक्शन डिफ़िकल्ट है, कोई इसे डिनाई नहीं करता। लास्ट ईयर भी शायद 7 या 8 लाख लोग फॉर्म भरे थे, 950 लोग आए थे, लेकिन आपकी ऑनेस्टी ही आपको आगे ले जाएगी। उस ऑनेस्टी के साथ आपका लॉजिकल वे आपके पास, इसे सारे आप जैसे आगे बढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा आप कंटेंट कैसे चूज़ करते हैं, टीचर कैसे चूज़ करते हैं, टीचर की रिस्पेक्ट कितने करते हैं। कितने लोग क्लास में होते हैं, क्लास से बाहर जाके वो कहते रहे इनको कुछ नहीं आता, मैं तो ये किताब में पढ़ा था। मैंने फिलॉसफी में कोई बुक नहीं पढ़ी थी, मैं आपको सच बता रहा हूँ। मैं एक बात कितनी बार बोल चुका हूँ, मैंने फिलॉसफी में कोई बुक नहीं पढ़ी थी। मेरे पास 2 साल का टाइम था, लगभग 730 दिन थे, 48 टॉपिक हिस्ट्री में था, फिलॉसफी में 52 था, जीएस में 120 था, टोटल 197 टॉपिक थे। 720 दिन में हर टॉपिक के लिए लिखने के लिए 1 दिन, समझने के लिए 1 दिन और रिवाइज करने के लिए 1 दिन। तो 2 साल के अंदर मेरे पास 1 दिन का भी टाइम नहीं था। मैंने प्री की तैयारी किया था, मेंस के साथ ही सर से पढ़ा था, रिवाइज करता रहा था और टीचर को भी प्रूफ करना पड़ता है। इतने सारे स्टूडेंट्स में मैं भी था, पीछे बैठा था, तो ऐसा नहीं था कि वो अचानक मुझे देख लिए, मेरे पीछे कोई हेलो था कि हाँ बड़ा दिव्य लड़का आया है मेरे क्लास में, ऐसा नहीं था। प्रूफ करना पड़ता है। मैं भी मिलने के लिए 4-4 घंटे वेट करता था और रिसेप्शन पर जो भी बैठता है वो उस दिन भी नहीं मिलने देता होगा, शायद आज भी मिलने नहीं देता होगा। नहीं, देखिए, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, मैंने ज़िंदगी में एक चीज़ बहुत ध्यान से रखा है कि मैंने ज़िंदगी में अपने बहुत ईमानदार रहा हूँ, अपने उद्देश्य को लेकर, अपने लाइफ को लेकर, अपने विचार को लेकर। मेरा जिनसे बहुत लगाव है, मैं उनकी प्रशंसा भी करता हूँ तो उनकी बुराई भी बताता हूँ। बुराई नेगेटिव सेंस में नहीं होता। सर ने ही सुनाया ना, एनालिसिस का, क्रिटिसाइज करना, समालोचना करना, विवेचना करना, सारे टॉपिक में आप उनकी अच्छी बात भी बताते हैं तो नेगेटिव बात भी बताते हैं, फिर फाइनली आप लिखते हैं। ये सर का ही तरीका था, मैंने यही तरीका हिस्ट्री में भी अप्लाई कर दिया था, एसे में भी अप्लाई कर दिया था, क्योंकि मैंने और किसी की कोचिंग ली थी नहीं। तो मैं अपना विजन तैयार करने में फिलॉसफी ने मेरा बहुत बड़ा हेल्प किया था, क्योंकि और किसी सब्जेक्ट के लिए मैंने कोचिंग नहीं किया था। हाँ, टॉपिक्स पर तब सर के साथ और भी जुड़े हुए लोग थे, तो उन लोगों से मैं जीएस में कभी कभी डिस्कशन के लिए आ जाता था, लेकिन फिलॉसफी में तो मैंने पतंजलि के नोट्स ही पढ़े थे। मैं भी जब फर्स्ट टाइम आया था 2006 में, तो उस टाइम जिनके घर गया तो उनके पास 4 कोचिंग के नोट्स थे। क्या चारों को पढ़ के तुम्हें डिसाइड करना होगा कि कैसे क्या लिखे। मैं कहा देखो, आप सब लोग, मेरे ख्याल से सभी लोग एटलीस्ट 6 महीने से ऊपर की तैयारी कर रहे होंगे, नए होंगे, या कई लोग 1-2 साल भी हो चुका होगा। अगर 1-2 साल हो गया होगा तो आप लोगों में से कितने लोग हैं जिसने अगर जिनका फिलॉसफी बैकग्राउंड नहीं है, जिसने बीए एमए किया उसने तो पढ़ा हो सकता हो, कितने लोगों ने ईमानदारी से कोई फिलॉसफी की, इंडियन फिलॉसफी या वेस्टर्न फिलॉसफी की बुक फर्स्ट टू लास्ट पेज पढ़ी है? लास्ट पेज, फर्स्ट पेज की बात मैं नहीं कर रहा हूं, आप लोग जाकर देख लेना।
ये आपको हमेशा समझना होगा कि जब मैंने 2 साल का पूरा अपना तैयार किया था टाइम टेबल। 2 साल में मुझे सांस लेने की फुर्सत नहीं दिखी थी पूरे टाइम टेबल में, अगर हर टॉपिक को एक बार भी आप पढ़ना चाहो। मैं जब हिस्ट्री का पेपर दे के आया था तभी मैं सर के पास आया था। सर को शायद अब याद ना हो, 3 लोग वहाँ बैठे थे, एक और भी 2 लोग थे, 2 बार मेंस दे चुके थे। उस बार मेरे टाइम आ गया था, चाइना का रिवोल्यूशन आ गया था। मेरे बगल वाले ने सर से बोला, सर मैं ये पढ़ ही के नहीं गया, ये लास्ट ईयर आया था। मैंने कहा मैंने तो क्वेश्चन पेपर देखा ही नहीं, मैं तो सब पढ़ के गया था। लेकिन तब सर को लग गया था कि मैं एक सीरियस अभ्यर्थी आगे रहूंगा, क्योंकि मेरे सारे कमांड थे। सर को शायद याद नहीं होगा वो बात, लेकिन मैंने जीएस के पेपर के बाद, हिस्ट्री के पेपर के बाद, सब पेपर के बाद सर के आगे डिस्कस करता था कि सर ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ, मैंने ये किया है। जब ये चीज आपको, टीचर को आपको ईमानदारी प्रूफ करनी पड़ेगी, अपना मटेरियल दिखाना पड़ेगा, और ट्रस्ट और कमिटमेंट बहुत जरूरी है। आप अभी भी आप लोग देखिएगा, आप लोग कई सारी मैगजीन लाते होंगे। कई लोग तो मतलब वीकली जाते हैं, डेली जाते हैं, 4 मैगजीन आज आ गई, नई और आ गई। मैं प्रतियोगिता दर्पण पढ़ता था, लेकिन मैं ऐसे पढ़ता था कि अगर मैं आप प्रतियोगिता दर्पण आपके हाथ में दूंगा तो आप किसी से पेज से कुछ भी अगर उसका हेडिंग बताएंगे तो मैं नीचे 10 लाइन बता सकता था, किसी भी प्रतियोगिता दर्पण का। आप कितने 6 महीने से सीरियस हैं, आप जाके अपने सबसे क्लोज फ्रेंड को अपनी प्रतियोगिता दर्पण दीजिए और उससे बोलिए किसी भी पेज का प्रतियोगिता दर्पण केवल 6 किताब से टेस्ट कर लेना। 6 महीने का प्रतियोगिता दर्पण आपको कितना कैरी की हो। मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ कितना आप पढ़े हो, पहला क्राइटेरिया तो आप पढ़े कम से कम, वो तो सबसे प्राइमरी बात है। दूसरा बात, आप कैरी कितना किए हो, जाके टेस्ट करो। आप लोग बोलते हो कि आप बहुत ज्यादा पढ़ सकते हो, बहुत कंटेंट पढ़ सकते हो, अपने किसी फ्रेंड्स को दे दो। अगर किसी ने सर का नोट्स पढ़ा था, आप कितने नोट्स आपके दिमाग में कैरी हैं, आप टेस्ट करो, असेसमेंट करो। हमारा क्या होता है कि एक तो होता है कि हमारा एक्सपोजर कॉन्फिडेंस लो होता है हिंदी मीडियम का, इसमें कोई डाउट नहीं। वो होता है क्या है कि ये बहुत लंबे टाइम में क्रिएट होता है कि हम बहुत नॉर्मल बैकग्राउंड से रहते हैं, बिलो एवरेज रहते हैं। मैं जब सिलेक्शन हुआ तो मेरा वेट 44 kg था। 44 kg में मैं कैसा दिख सकता था, आप लोगों ने देखा होगा। ये मैटर करता। मैं कनॉट प्लेस पर फर्स्ट टाइम गया था जब मैं यूपीएससी का फॉर्म भरने गया था 2005 के दिसंबर में, मतलब खरीदने गया था। तो मैं वहाँ के लोग देखकर ही मुझे डिप्रेशन हो गया कि लोग देखने में कितने सुंदर हैं, कितना पर्सनालिटी कितना अच्छा है, और मैं कैसे दिखता हूँ। तो ये सब हमारे साथ। और उसमें मेरे पास कोई कपड़ा भी पहनने को नहीं रहता था, मतलब कई सालों से मैंने कपड़ा खरीदा ही नहीं था। मैं इंटरव्यू के लिए भी किसी और के जूता को खींच के पहना था, टाई किसी और का पहना था। मुझे लगा कौन 600 का जूता खरीदेगा, नहीं हुआ तो एक तो होता है यही आपका बेसिक असेसमेंट। हमारा कॉन्फिडेंस कमजोर है। जैसे शंकर जी ने बोला अपना कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाए, कैसे कॉन्फिडेंस बढ़ाए। जब पूरे मोहल्ले घर के शादी को इनविटेशन कार्ड आता था, हमारे घर शादी का इनविटेशन कार्ड नहीं आता था। पूरे मोहल्ले के पास लाइट होती थी, हमारे पास लाइट नहीं होती थी। कोई घर में एंट्री नहीं करने देता। तो जिंदगी भर जब 20 साल तक जूता खाए थे तो कॉन्फिडेंस लेवल अचानक कैसे हो जाएगा। मेरे तो इतना कॉन्फिडेंस लेवल नहीं था कि मैं पीछे से सर से क्वेश्चन का कोई पूछ पाऊं। दूसरे लोग पूछते थे, मैं अपनी क्वेरी उसी में सॉल्व कर लेता था। तो ये अब मैं ये मान रहा हूं कि कई सारे, ऐसा नहीं कि सब व्यक्ति को गरीब होना चाहिए, सबका कॉन्फिडेंस लेवल नहीं, ऐसी बात नहीं। आप में से कोई अगर पैसे वाला है, कोई अच्छे फैमिली से, अच्छी बात है, भगवान ने आपको एक्स्ट्रा एडवांटेज दिया है। गरीब होना या ऐसा टफ परिस्थितियों से गुजरना ऐसा नहीं कि कोई बहुत डिसएडवांटेज है। लेकिन कोई चीज एडवांटेज है या डिसएडवांटेज, जो भी है, एडमिट इट, एक्सेप्ट इट, और तब आप आगे बढ़ जाओ। उसको लेकर बैठना नहीं है। कई लोग साथ हो सकता है डिसएडवांटेज हो। मुझसे कल किसी ने मिला कि आई डोंट नो राहुल आया है कि नहीं, कल वो जम्मू से मिलने आया था। वो एएसजी के ऑफिस में काम करता है, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया के ऑफिस में वो काम किया उसने। ही डिड LLM और LLB, शायद वो बैठा हुआ है। वो लड़का वो अभी 25-26 साल के, जो इस्टेब्लिश है। अगर वो एएसजी के ऑफिस में काम कर रहा है तो वो ऐसे ही बहुत इस्टेब्लिश है। अगर अगले 2 साल तक करेगा तो बहुत आगे जा सकता है। लेकिन उसके बाद भी वो अगर करना चाह रहा है तो मैंने उससे बोला कि भाई तुम सीरियस हो कि नहीं सीरियस हो, जाके टेस्ट करो। कल के बाद जाकर रूम में बंद कर लो, 1 महीने बाद निकलना, देख लेना कि तुम्हारा कितना कमिटमेंट लेवल है। मैं अपने आप को ऐसे ही टेस्ट करता था। 2 दिन खाना नहीं खाऊंगा, 4 दिन मैंने अपने 12th के एग्जाम में टेस्ट करने के लिए 30 दिन तक बेड से नहीं उठा था, नहाने के लिए भी नहीं उठा था। मेरे आसपास से भी लोग नहीं आते थे, कहते कितना महकता है ये, इसके पास कौन जाएगा। ये मैं टेस्ट करता था कि मैं लायक हूं कि नहीं। देखो एक बात है कि मैं चाहता हूं पढ़ना, और एक बात है मैं पढ़ता हूं। दोनों में डिफरेंस है। दोनों में डिफरेंस, अगर आप में से कोई सिविल सर्विस या IAS या IPS बनना चाहते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में, जाओ 1 महीना रूम को बंद कर दो, रहो 1 महीने अंदर रूम के अंदर, टेस्ट करो ना। आपका जो चाहत है या जो आपके अंदर सोच है वो एक्चुअली आप डिजर्व करते हो कि बस ये दीवा स्वप्न है।
आपने कोई बुक पढ़ा, मैं सर की जब क्लासेस खत्म हो जब फर्स्ट टाइम में, तो उसके बाद मैं उसको लेकर कम से कम 25-26 दिन तक मैं लगातार रूम में रहा। शाम को मुझे ट्यूशन पढ़ाना जाना पड़ता था, वो मैं जाता था और वो मेरे सामने ही घर के सामने मिल गया था, लेकिन उसके बाद मैं कहीं नहीं जाता था, वो मेरी मजबूरी थी। आपकी कोई अब मुझसे कोई पूछता है मैं कितने घंटे पढ़ूं, अगर मैं बोलूं 10 घंटे तो बाकी के 14 घंटे के आप झक मारने दिल्ली में आए अपने घर से। अब आप ये मत पूछो मुझसे कितने घंटे पढ़े हो, आप आए ही इसलिए हो, अपने पेरेंट्स का मंथली पैसा लेकर, खर्चा लेकर आप आए ही इस काम के लिए। अब ये कोई बात है कि मैं वहां से आऊं, अब मैं बोलूं कि मैं 10 मिनट बोलूं कि 15 मिनट बोलूं, मैं बोलने आया हूं, मैं जो अपनी बात है वो बोलूंगा, जाऊंगा। टाइम कैलकुलेशन आप लोग क्यों करते हैं? आप लोग टीचर से किसी से क्यों पूछते हैं कि हमको कितने घंटे पढ़ना चाहिए? आप पढ़ सकते हो, 24 घंटे पढ़ो, मना कौन कर रहा है आपको? मैं तो बोल रहा हूँ 24 घंटे पढ़ो, मानेंगे आप मेरी बात? तो आप जिस काम के लिए आए वो काम करो। मेरा क्या था कि मैं कुछ, अब मुझे लगता था कि मेरे फादर ने जब मैंने ग्रेजुएशन के बाद बोला कि मैं तैयारी करना चाहता हूँ, तो उनको ये नहीं पता था कि तैयारी क्या होता है। तो मैंने बोला पढ़ाई पढ़ना है, 1-2-2.5 साल की एक पढ़ाई है, एक और कोर्स है करना है। तो उन्होंने कहा 2-2.5 साल के फिर कितना महीना देना पड़ेगा? मैंने कहा कि महीना देना नहीं पड़ेगा, मैं करूँगा। उसके बाद ही मैं एक NGO के ओरिएंटेशन कैंप में सर से मुलाकात हुआ था। सर फिलॉसफी के सब्जेक्ट पर उस ओरिएंटेशन कैंप में आए थे, वो एक NGO का ऑर्गेनाइज किया था, मैं सर से वहीं से मिला था। तब तक मेरा दिल्ली आने का कोई प्लान नहीं था। मैंने सर से पूछा कि क्या करूँ, मेरा सब्जेक्ट हिस्ट्री मैंने डिसाइड किया था, क्योंकि मेरे बगल में संतोष कुशवाहा थे, वो PCS में सेलेक्ट हो गए, तो उनका हिस्ट्री ऑप्शनल था, तो उन्होंने मुझे दे दिया था। और हिंदी लिटरेचर की किताब उनकी इलाहाबाद में रह गई थी, तो मैंने तो वही हिंदी लिटरेचर ले लेता, मैं क्या करता, ऑप्शन की बात नहीं है। फिर लेकिन मैं दिल्ली में सर से मुलाकात हुआ, तो सर ने बोला कि मैं तो फिलॉसफी पढ़ाता हूँ, मैं तुम्हें उसमें गाइड कर सकता हूँ। तो मैंने फिलॉसफी सब्जेक्ट ले लिया। अब आप में से कई लोग आए पूछते हैं मैं क्या करूँ, मुझे ज्योग्राफी अच्छा लगता है। अच्छा क्या लगता है? ये कोई मूवी है क्या कि अच्छा लगता है आपको? मतलब कोई बोलता है कि मुझे ये सब्जेक्ट अच्छा लगता है, तो मुझे तो लगता है कि वो सब्जेक्ट मत लीजिए आप। उसका देखिए नेगेटिव पॉइंट का, आप अच्छा लगने के चक्कर में उसी सब्जेक्ट पर मैक्सिमम दिमाग डालोगे। सर ने जैसे बताया कि देयर इज ए लिमिटेशन। अगर 100 नंबर कोई है, कोई क्वेश्चन 100 नंबर का है या 100% का है, तो अगर आप बहुत खराब लिख रहे हो तो 30, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लिख रहे हो तो 50, सुपर एक्स्ट्रा 55 जाएगा ना। 100 में से 100 तो दे नहीं देगा। आप उसमें 3 से 4, 5, 10 घंटे जाते जा रहे हो, आपका नंबर जो होगा कम बढ़ेगा। आप समझो, आप पहली 50 सीढ़ी जिस स्पीड से चलते हो, 51 से 100 उस स्पीड से नहीं चल सकते आप। नहीं, आपको पहला जो 10 सीढ़ी का एनर्जी जाता है, 100 के बाद 10 सीढ़ी में सेम एनर्जी नहीं जाता, आप खुद ही फील कर सकते हो। तो ये आपको समझना चाहिए कि आपको कौन सा सब्जेक्ट लेना। मैंने सब्जेक्ट लिया, कैसे लिया कोइंसिडेंस में बता दिया कैसे लिया। उसके बाद मैं सर से पढ़ने ही फिलॉसफी आया था दिल्ली। उसके बाद मैं पढ़ा, तब मुझे दिल्ली में लगा कि नहीं मुझे ट्यूशन मिल सकता है, तो मैं यही रह गया। और यहाँ तो अब पैसे की प्रॉब्लम में से कोई कैसे बोलता मुझे नहीं पता। मुझे लगता है डेली अर्निंग का सबसे अच्छा सोर्स है। जितना जरूरत है, डिजायर के लिए तो नहीं मैं बोल सकता, जरूरत बस मिल जाता है। मैं जब रहता था तो 1400 का रूम था, वो भी 7x3 का था विजयनगर में। अब उसमें 14, अब पता नहीं, अब तो लगता है रूम भी बहुत महंगा हो गया होगा। लेकिन आपको ये समझना होगा, अपने सिचुएशन को देखना होगा। और ये भी मैं बता सकता हूँ कि आप में से कई लड़के ऐसे होंगे जिनका पीछे का बैकग्राउंड बहुत नॉर्मल होगा। मैं पढ़ने में हमेशा अच्छा रहा, रीजन यही बात था। क्यों? क्योंकि मेरा कमिटमेंट था। अगर मेरे फादर को कोई बताता, अच्छा मेरे फादर से मैं कैसे एक्सपेक्ट करता कि वो मेरा असेसमेंट करेंगे? मुझे अपने पड़ोसी को खुश करना पड़ता था, जो कि सबसे डिफिकल्ट टास्क होता है। वो सोच, उसको लगना चाहिए कि मैं पढ़ता हूँ। तो मैं एक बार बाथरूम करने भी घर से बाहर निकलता था, क्योंकि हम लोग एक बिल्डिंग में रहते थे, वहाँ एक रूम में सब परिवार रहता था। तो 20 रूम थे, 20 फैमिली था। वो चौल जैसे मुंबई में आपने देखा, तो हर फ्लोर पर एक बाथरूम होता था। तो मैं एक बार रूम से बाथरूम करने निकलता था, दूसरी बार मुझे निकलने में डर लगता था कि वो देखेगा, क्या सोचेगा, मैं बार बार बाहर आता जाता रहता हूँ। तो पड़ोसी को खुश करने गए, तो सारे पड़ोसी मेरे फादर से बोलते नहीं आपका लड़का पढ़ता बहुत है। तब मेरे फादर को लगता था कि हाँ पढ़ता है तो भाई पढ़ाओ। तो ये अब इस तरीके से अब मैंने अपना डिसीजन किया था। मेरा फुल इंडस्ट्रियल एरिया, आपसे बनारस में कोई होगा तो आप जानते होंगे, सिटी स्टेशन की तरफ इतना इंडस्ट्री है और लाइट 15 घंटे जाती है। उसमें भी मशीनें चलती थी। तो मैंने अपना टाइम डिसाइड कर लिया था, जब मशीन एकदम पीक पर होती तो मैथ, मशीन कम पीक पर होती तो फिजिक्स, सबसे शांति का टाइम होता है तो हिंदी इंग्लिश, रात में हिंदी इंग्लिश ताकि मैं याद कर पाऊँ। तो अपने अकॉर्डिंग मैं एडजस्ट करता था। मैं कैसे शर्त रखता है मशीन बंद करो तब मैं पढ़ूंगा, ये फालतू की बात है ना। आप लोग भी यहाँ पर आए, मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आप में से कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फैमिली बैकग्राउंड का नहीं होगा, कोई है तो अच्छी बात है। लेकिन आप अपने आप को देख लो, अपने सिचुएशन को एसेस कर लो, फिर कंटेंट पर, मटेरियल पर आओ। आपको हर 2 दिन पर तो डिप्रेशन हो जाता है कि क्या पढ़ रहा हूँ क्या नहीं पढ़ रहा हूँ। आप में से कितने लोगों को सिलेबस याद है?
कि सिलेबस का एक एक टॉपिक याद है। जब आपको टीचर पढ़ाता है तो आप कनेक्ट करते हो कि आप किस टॉपिक की बात सुन रहे हो। जब आप आप अपने जाकर रूम में बंद करो, खोलो कोई नोट से किताब, आप पहला चैप्टर पढ़ते हो तो आपको चैप्टर की हेडिंग दिखती है, 5 मिनट बाद आप जरा याद करना हेडिंग क्या थी। आप लाइन को पढ़ सकते हो मैक्सिमम, आप चैप्टर से कनेक्ट करके नहीं पढ़ता। ये हमारी वीक पॉइंट है। मैं डायरेक्टर विजिलेंस हूँ, मेरे अंदर एक आईपीएस ऑफिसर भी बैठता है, एसपी एसीबी और स्टेट सर्विस के ऑफिसर कई सारे बैठते हैं। पीसी एक्ट पर मुझे 1.5 साल से मैं पढ़ रहा हूँ। पीसी एक्ट पर मैं पीसी एक्ट पर इतने 4-4 घंटे रोज मेहनत करता हूँ, तब भी कंप्लीट पीसी एक्ट मुझे समझ में नहीं आ पा रहा है। एक एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आता है, आपने कोई सुप्रीम कोर्ट जजमेंट पढ़ा है? 250-250 पेज का जजमेंट आता है, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट की लैंग्वेज जैसे होती है। तो इतना ज्यादा कर एक सिंगल टॉपिक के मैं बता रहा हूँ। तो मैं ये एक्सपेक्ट नहीं करता कि कोई लड़का अभी सिविल सर्विस में आएगा तो उसे जो पीसी एक्ट में लेटेस्ट अमेंडमेंट हुआ उसको सारा एस्पेक्ट पता होगा। उस जगह हमें एक ऐसे टीचर की जरूरत पड़ती है, डिग्री वाले टीचर से ज्यादा मेहनत करने वाले टीचर की जरूरत पड़ती है। मैं आपको सच बता रहा हूँ, जब मैं अब मीटिंग्स में जाता हूं तो मुझे स्टेट के एजी से, एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया से डिस्कस करना पड़ता है, बताना पड़ता है कि ये हमारा केस है, आप कोर्ट में या हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में ऐसे रखिएगा। फिर वो लॉ के एस्पेक्ट देखते हो, लॉ में क्वेश्चन भी करते हैं। तो हाँ, ये उस जगह टीचर की जरूरत पड़ती है जो मेहनत करे, जो टॉपिक पर मेहनत करे। सर ने तो बहुत अच्छा तरीका बताया कि आप क्वेश्चन पेपर देख लो और आप देखो कि किसके मटेरियल से आता है, वो बहुत अच्छा तरीका है। लेकिन आप ये भी देखते रहना कि आपके जो मटेरियल आप पढ़ रहे हो आप कितना कैरी कर पाते हो। वो बहुत लिमिटेड होता है। आपके पास जैसे इतना मटेरियल है, आप कैरी कर पाते हो, बहुत अच्छा बात कर पाते हो। क्वेश्चन अपने आप से पूछना, ईमानदार खुद से रहो। कोई भी नोट्स, कोई भी किताब, कुछ भी आप कितना कैरी कर पाते हो, आपके दिमाग कितना रहता है। आप में से कितने लोग इंडियन हिस्ट्री जीएस में पढ़ रहे होंगे? 1935 1998 का एक्ट कोई पढ़ता ही नहीं है। मैं आपसे बोल रहा हूँ, आप जाकर रूम पर बैठो, लिख के देखो कितने, अब उसके बाद उस बुक से उठाना कितने टॉपिक आपको याद है, कितना पॉइंट्स याद है। अब टेस्ट करो अपने आप को ना। आप वापस जब कोई चीज पढ़ते, फर्स्ट क्राइटेरिया पढ़ो, प्लीज पढ़ो। आप लोग यहाँ पढ़ने ही आए हो, वो पहली बात है। और अपने टीचर पर जिसके साथ हो उस पर थोड़ा भरोसा भी रखो। क्योंकि अब मैं बता रहा हूँ, एक अवंतिका गौतम जी 2002 बैच में, 2005 बैच में, उनके फादर थे लेफ्टिनेंट कर्नल। उन्होंने अपनी बेटी के पढ़ाई के लिए अपने जॉब को छोड़ दिया था। उनका भी फर्स्ट अटेम्प्ट में आया था, 16th रैंक थी उनकी। आप जानते होंगे, आप तो सब मिले हैं सर। वो क्या करते थे, वो कोई भी टॉपिक पहले तो उन्होंने सिलेबस को याद किया और हर सिलेबस के लिए एक अलग अलग फाइल बनाई। कुछ भी पढ़ते थे, पॉइंट नोट करते थे, लिखते थे। यही काम आपका टीचर करता है, जो अच्छे से कर पाए, जो रीराइट ना करे कि हर साल आपको वही नोट्स दे रहा है। स्पेशली इतने कंटेम्प्रेरी इशू में, जहां पर कंटेम्प्रेरी इशू, आप शंकराचार्य में तो कोई बदलाव नहीं कर सकता, लेकिन कंटेम्प्रेरी इशू तो चेंज होंगे, वो आपको चेक करना होगा। ये बात आपसे कई बार है कि ऑथेंटिक क्या होता है, वो ऑथेंटिक स्टूडेंट को हमेशा कंफ्यूज करता है। मैं ऐसा नहीं बोलूँगा, आप खुद जानो, आप डिसाइड करो ऑथेंटिक क्या होता है। मैंने अपने पढ़ने का तरीका यही बताया था। मैं कंटिन्यूअस पढ़ाई पर फोकस रहता था अपना, और मेरा सिलेबस से हमेशा कनेक्शन रहता था। मुझे कभी भी पढ़ते थे, मैं ये हमेशा याद रहता था कि सिलेबस में इस पेज पर, इस पॉइंट पर ये टॉपिक था, इससे रिलेटेड चीज मैं पढ़ रहा हूँ। कभी पढ़ना मुझे सबसे ईजी काम लगता था। अगर कोई कहे कि 10-20 घंटा पढ़ो, इसमें क्या है, किताब खोलो पढ़ते रहो। कोई बोलता है कि मैं 10 घंटा पढ़ता हूं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। आप 10 घंटा कितनी टाइम कनेक्ट कर पाते हो अपने दिमाग से और रिकनेक्ट कर पाते हो प्रीवियस टॉपिक से, या जितने सारे इश्यू आपके आसपास हुए, वो आपको एक्चुअल देगा। आप मान के चलो कि सारे, आप क्या होता है, एकदम आइडियल आंसर ढूंढते हो। आइडियल आंसर नाम को कुछ नहीं होता। आइडियल आंसर तो जो क्वेश्चन पेपर चेक करेगा उसी को नहीं हो सकता। देयर इज नथिंग इज आइडियल। हर क्वेश्चन का एक लॉजिकल आंसर होता है, जितना आप लॉजिक के साथ यूज कर सकते हो। आप इंडियन चाइना रिलेशन देखते हो, आप उसमें कितने लॉजिकल हो, कितने उसके एस्पेक्ट आप जानते हो, कितना इकोनॉमिकल एस्पेक्ट है, कितना सोशल एस्पेक्ट है, एक कॉम्पैक्ट, आप कितने एस्पेक्ट के साथ आपको टीचर कंटेंट देता है और बताता है। हम अगर किसी का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बैकग्राउंड रहा, मैं बता रहा हूँ इंग्लिश मीडियम का क्या की होता है, वो कैसे निकलते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले बड़े टेक्निकल होते हैं और बहुत मैकेनिकल। उनका अप्रोच बिल्कुल टेक्निकल होता है, कोई इमोशन नहीं, कोई इमोशन नहीं। हर आंसर को देते समय वो बिल्कुल फैक्ट पढ़े रहेंगे, अपना कुछ एक्स्ट्रा अप्रोच उसमें नहीं। आप में से कोई जिंदगी भर मेहनत कर दे, क्या शंकराचार्य को समझ पाएगा? आपको कैसे लगता है कि आप शंकराचार्य को समझ सकते हो, या भारत में कोई प्रोफेसर शंकराचार्य को समझ जाएगा? मतलब आप किस लेवल तक जा सकते हो? एक तो है कि किसी टीचर ने मेहनत किया उस कंटेंट को, पहले तो आप चेक तो करो आप टीचर के कंटेंट के पूरे आप कैरी कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। आप में से कुछ, शायद पहला टॉपिक शंकराचार्य का ही सर, वो चरवाक का, आपका चरवाक का है। आप में से कितने लोगों ने चरवाक का क्लास पढ़ लिया है? आप जाकर देख के लिख के देखो कितना याद है, और फिर सर के नोट्स को देखना कितना आपने गलती किया है।
मैं और मेरा एक फ्रेंड था अजीत, बस हम दो ही फ्रेंड थे, ज़्यादा फ्रेंडशिप नहीं थी हमारी, और कभी कभी हम लोग 15-15 दिन मिलते भी नहीं थे। वो भी बात है, फ्रेंडशिप का नहीं कि रोज बैठ के ग्रुप डिस्कशन करे जा रहे हैं कि ये वो नहीं है। देख आप बिल्कुल जरूर, हम लोग पढ़ लेते थे, कई बार मेंस के टाइम हम लोग रोज मिलते थे, 1-2 घंटा उसको बुक दे दिया कि भाई ये पढ़ा है, तुम सुनो मैं ये बोल रहा हूँ, तुम कहीं भी पेज से कुछ भी हेडिंग के साथ हेडिंग बोलो, मैं नीचे का मैं बताऊंगा। वो जब बोलता था तो बाद में हम लोग कैलकुलेट कैसे करे, 17 वर्ड छूट गए, और वर्ड क्या थे, का, की, के, कु, ये ऐसे कर छूटते थे हम लोग के। पहले आप सोचो तो आपके दिमाग के, इंडिया आदमी के दिमाग की कैपेसिटी बहुत कमजोर है, मैं आपको बिल्कुल सच बता रहा हूँ। आप लोग जाकर देखो, आप हमेशा नए के चक्कर में कहते हैं, नए रिश्ते की तलाशने में पुराना ही भूल जा रहे हो आप लोग। आपके पास जितना कंटेंट है, जितना मटेरियल है, जितना अगर आप, मैं किताब अगर आप मुझे दे दो और मैं कहीं से भी पूछूं, आप जवाब देने की तैयारी में हो, तब जाके दूसरा कंटेंट पर जाना। अगर आप एक्स्ट्रा ब्रिलियंट आइंस्टीन हो तो बहुत अच्छी बात है, आप 10 कोचिंग का मटेरियल भी कर लो, लेकिन शुरुआत एक से करो। और आई एम डैम श्योर आपके पास टाइम नहीं है, कम से कम 200 टॉपिक है, 2 साल बाद भी जो परीक्षा दे रहा है उसके पास टाइम कहाँ है? हर टॉपिक के लिए आपके पास 1 दिन का टाइम है, और दूसरी बार रिवाइज कब करोगे? 1.25-2 साल बाद। आप समझ रहे हो आप कितने टफ टाइम में हो? आज से भी प्रेशर फील करोगे तो पागल टाइप में हालत हो जाती है कि हमारे पास टाइम क्या है, हम सोए कब, उठे कब, नहाए कब, कब क्या करे, कब क्या करे। इतना कॉम्पैक्ट आपके लिए तैयारी का टाइम है। और अच्छी बात है कि आप लोग ठीक ठाक रहो। मेरा तो 10 अगस्त को प्री का रिजल्ट आया था, मेरे जिसको ट्यूशन पढ़ा उसके फादर का ट्रांसफर हो गया। मैं 11, 12, 13 आज तक नहीं बोलता, मैं 3 दिन ट्यूशन ही ढूंढता रहा। सारे लोग खुश थे कि चलो पहले अटेम्प्ट में प्री निकल गया, ये निकल गया। मुझे यही टेंशन था कि ट्यूशन वाला कहाँ चला गया। दूसरा मैं ढूंढ रहा था एक्चुअली, 3 दिन तक उसको ढूंढता रहा। फिर 14 अगस्त को मुझे मिल गया, तो थैंक गॉड मैं वापस 15 को आया। लेकिन उस मई से लेकर जो अक्टूबर तक की पढ़ाई होती है ना, मैं आज भी बोलता हूँ कि मैं वैसा मेहनत मुझे अब भी लगता है कि मैंने कैसे किया था। मतलब देयर वाज नो गैप। मेरे फादर की तबीयत खराब भी हो गई थी, और मेरे फादर ने, जबकि मेरे बहुत सेक्रीफाइस किया था, लेकिन मैं एकदम पागल टाइप में हो गया था। मेरे सिस्टर ने फ़ोन किया कि भाई बहुत तबीयत खराब है, तो मैंने बोल दिया था दीदी दोबारा फ़ोन मत करिएगा अगर फादर को कुछ हो जाता है ना, क्योंकि मैं 13 दिन के लिए टाइम बर्बाद नहीं कर पाऊंगा। अब कोई सोच सकता है बड़ा रूड आंसर है कि यार फादर मर भी जाएंगे तो भी बोल रहा है कि हम आ नहीं सकते। अब आप बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो कि बहुत रूड है, बहुत क्रूअल है, लेकिन ये आप, अब मैं जैसा था मैं वैसा बता रहा हूँ आपको। मेरे सामने मेरा अपना एम था, मैं खाना पीना भी भूल चुका था। वो मत करना, वो मुझे सजा आज तक है। मेरे इंटेस्टाइन के जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं वो डिस्टर्ब हो गए, और मेरे गट्स और माइंड का एक्सेस डिस्टर्ब हो गया। तो मुझे कम से कम 3 साल तक मेडिकेशन पर रहना। आज भी मैं खाना खाता हूँ और माइंड्स में वो जो आपका जो बाउल्स का मूवमेंट होता है वो मेरा आज तक डिस्टर्ब है, कई साल के मेडिकेशन के बाद भी, क्योंकि मैं भूल जाता था कई बार 2-2 दिन पानी पीना, कई बार खाना खाना। मैं लास्ट एग्जाम में 4-5 दिन तक पानी नहीं पी पाया था, तो मेरा उस टाइम डिस्टर्ब हो गया। वो मेरे इंटरव्यू के टाइम मेरी हालत बहुत ख़राब थी, बहुत एंग्जाइटी रहती थी। मैं 1-1.5 साल तक लिक्विड डाइट पर था, लेकिन वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसके बाद क्वालिटी ऑफ लाइफ मेरी बहुत डाउन हो गई। आज तक वो चीज़ मुझे छोड़ नहीं पा रहा, मतलब मैं उससे निजात नहीं पा रहा हूँ। वो चीज़ आप मत करिएगा। 10 साल ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मैंने उसको झेला भी है उसके वजह से। लेकिन अब वही था कि अब मेरा कंडीशन ही ऐसा नहीं था, खाने को भी मेरे पास पैसा नहीं रहता था। मेरा पूरा बजट इतने था कि मैं उसमें 4 रुपये की चाय थी, आप पता नहीं कितने की है, 10 की है, तो उसमें भी 2 रुपये की चाय के हिसाब से मैं दौड़ता था कि भाई एक टाइम भी पियो तो 60 रुपया, फिर पेपर का पैसा, ऐसे वैसे। तो ये सब प्रॉब्लम मेरे साथ बहुत ज़्यादा था। मेरे साथ फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा था। लड़के को ट्यूशन पढ़ाने जाओ, और दिल्ली में कहीं ट्यूशन पढ़ा, उसके पेरेंट्स को चाहे कि आप टॉप ही करवा दो, चाहे वो कितना भी बेवकूफ़ रहे। तो ये सब इशू है, लेकिन फिर भी मेरा ये तरीका था, और मैंने उस टाइम कभी डिस्क्लोज नहीं किया था, या सर को भी कभी पता नहीं था कि मेरे फादर क्या करते हैं क्या नहीं करते। सर को भी मैंने बताया था अपने सिलेक्शन के बाद। सिलेक्शन के बाद जब मैं जी न्यूज़ वाला आया था पहली बार, तब जी न्यूज़ वाला मेरे घर भी पहुंच गया। उस टाइम मेरे फादर रिक्शा रिपेयर कर रहे थे, वो वही फ़ोटो खींच के वो सब जगह भेज दिया, और मेरे फादर से पूछ भी नहीं रहा कि क्या हो। मेरे फादर को ये पता चल गया था कि मैं सेलेक्ट हो गया हूँ, लेकिन वो काम तो करेंगे, छोड़ थोड़ी नहीं देंगे अपना। तो लेकिन वो अपना काम के लिए गए, तो उसमें वो फ़ोटो खींच को भेज दिया। उसके बाद सबको पता चला, और मैंने कभी डिस्क्लोज नहीं किया, या रोना धोने वाली बात नहीं थी। आज मैं उस बात को गर्व से कहता हूँ कि मेरे फादर रिक्शा चलाते हैं। लेकिन अगर मैं 10 साल पहले ये बात बोलता तो सब मेरा मजाक उड़ाते हैं, जैसे मेरे घर के आसपास के लोग उड़ाते थे कि भाई रिक्शा चलाते तुम क्यों, सिविल सर्विस की तैयारी करो। कई लोग बोलते थे कभी नहीं होगा तुम्हारा, क्यों?
एक तो तुम्हें वो जानते हुए कि मैं पढ़ने में बहुत अच्छा था, वो बोलते थे कभी नहीं होगा, कहाँ आईएएस की तुम परीक्षा, आईएएस कहाँ सोच रहे हो तुम, पीसीएस की परीक्षा दो, उसमें से एसएससी भी दो, उसमें हो सके तो टीटी का फॉर्म भी ला के मुझे दे देते थे मेरे फादर को, अपने लड़के से बोलिए कि टीटी का फॉर्म आया है। मेरे फादर एक बार मेरे पास लेकर आए कि ये टीटी का फॉर्म है, भर दो। तो मैंने कहा कि क्या भर दो, कोई तो नौकरी मिल जाएगी। तो मैंने कहा हाँ, लेकिन मेरा मन टीटी में नहीं है। तो एटलीस्ट वो प्रेशर नहीं करते थे, नहीं तो मेरे लिए पहला नौकरी का फॉर्म टीटी का होता, मैं वही टीटी बन चुका होता अब तक। तो जिंदगी अब आपकी है, डिसाइड आपको करना है। इतना मतलब कि आप कहते हैं कि इतना खुशी के साथ वो टाइम नहीं बीत पाता, वो टाइम बड़ा टफ रहता है। आपको अपना डिसाइड करना है, कुछ टीचर, एक दो अच्छे दोस्त, बस इससे ज़्यादा तीसरी चीज़ में अगर आप इन्वॉल्व हो रहे तो आपके लिए प्रॉब्लम वाली बात है, ये आप समझ लीजिए। कभी भी इससे ज़्यादा इन्वॉल्व मत होइए। मैं कभी भी अब भी टॉपिक देता हूँ, आपके इन्वेस्टमेंट मॉडल है, पूरा एंशियंट हिस्ट्री से मैं दे दिया मॉडर्न तक, आर्ट का क्या योगदान रहा महिलाओं के विकास में। तो ये सब इशू आप पढ़ते हैं, आप सोचते हैं, मुझसे आज भी कई लोग पूछते हैं बुक्स कितने पढ़े। अब सर बुक्स मैं लिस्ट तो दे दूँ, बुक्स कितना दे सकता हूँ आपको, आप सोच ही नहीं सकते। मैं आपको एक में इथिक्स में कम से कम 50 बुक बता सकता हूँ, क्योंकि गवर्नमेंट में बहुत हाई स्टैंडर्ड है। लेकिन आपको ये सोचना होगा आप पढ़ पाते हो कि नहीं पढ़ पाते हो। इंडिया ईयर बुक आप में से कितने लोगों ने पढ़ा है? लास्ट पेज मैं सबका, आप अपना असेसमेंट खुद करना। पहला 10 पेज में इतने निशान रहेंगे, लास्ट का 10 पेज बिल्कुल नया ब्रांड न्यू बना रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम। क्यों? क्योंकि हमारा होता है शुरुआत में एनर्जी बहुत रहती है, फिर ये कर देंगे वो कर देंगे, फिर 2 दिन बाद अरे बोरिंग। इंडिया ईयर बुक से पढ़ने में बोरिंग किताब कोई नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि वो बिल्कुल ऑथेंटिक है। जो बहुत ऑथेंटिक लगता है आपको बहुत बोरिंग भी लग सकता है। उसमें बस आपको इन्फॉर्मेशन दे दी गई है, आपको तरीका या मसाला या कविताएं बीच में नहीं डाली गई हैं। वो गवर्नमेंट का वही तरीका ही है, गवर्नमेंट जस्ट पास द मैसेज। जैसे डीडी न्यूज़ और स्टार न्यूज़ को देख लीजिए, कितना इंटरटेनिंग। अगर कोई चैनल न देखो तो आप कोई प्राइवेट चैनल, न्यूज़ चैनल देख लो, लगता है कि यार टाइम बीत जाएगा। लेकिन डीडी न्यूज़ को देख लो, बिल्कुल टू द पॉइंट। आपका सोच भी टू द पॉइंट होना चाहिए। अब इंटरटेनमेंट में कई बार आता है कि भाई हम इंटरटेनमेंट के लिए क्या पढ़े, तो मुझे इंटरटेनमेंट के लिए, नॉलेज के लिए मैं इंटरटेनमेंट के लिए इंडिया टुडे पढ़ लेता था, नॉलेज के लिए नहीं। क्योंकि नॉलेज आपको तो बहुत ऑथेंटिक चीज़ों से ही आएगी, जो कुछ गवर्नमेंट के सोर्स हैं, एक दो आपका अच्छा जो टीचर है जिसके साथ आप डिस्कस भी कर पाएँ। अब इतने सारे लोग अगर प्री क्वालिफाई नहीं किए तो आप मान के चलिए कि आप प्री से पहले टीचर से डिस्कस करना मुश्किल होता है। अब टीचर के लिए भी मुश्किल बात है। अब इतने सारे लड़कों से एक एक पॉइंट पर डिस्कस प्री के लिए कैसे हो सकता है? लेकिन आप मेंस में जितने लोग जाएंगे, आई एम वेरी मच श्योर कि सर बहुत उसमें आपकी मेहनत करते होंगे। आपको क्या लगता है कि नहीं मैं अभी से पूछूं, आप बताओ? आप पढ़ के तो आओ, आप अपनी तैयारी करो, तो अपने सिलेबस याद कर लो। सिलेबस दिमाग में होना चाहिए, कहीं भी चलते फिरते भी कुछ भी दिख जाए तो पता होना चाहिए कि हाँ ये बात तो उस सिलेबस के उस टॉपिक से आ रही है। आप साइंटिफिक डेवलपमेंट की बात कर रहे हो, आप में से कितने लोग हैं जो साइंटिफिक डेवलपमेंट में आप देख पा रहे हो कि इसरो की क्या सफलता विफलताएं हैं, नैनो टेक्नोलॉजी में कहाँ तक आगे बढ़ रहे हैं, इसरो का रिकॉर्ड आता आप पढ़े हैं। आप हमेशा जाते हो, सबसे अच्छा काम कर लगता है किसी बुक स्टॉल पर जाए, वहाँ किसी कोचिंग का मेटेरियल मिला उठा के लाएं। आप बीट कर सकते हो जीएस में सबसे बेस्ट कोचिंग को, लेकिन डिपेंड करता है कि आपको साथ देने वाला वैसा कोई है और आप उतनी मेहनत कर पाते हो, कितना आप टू द पॉइंट रह पाते हो, कैरी कर पाते हो। सिचुएशन अब ये खराब है वो खराब है, वो मुझे नहीं पता कि अभी जाने के बाद भी आप लोग चाय की दुकान में बैठते हो, ये बैठते हो वो बैठते हो। एक अगर आपका अच्छा फ्रेंड है, आप चाय की दुकान का अच्छा यूज कर सकते हो। कभी गए जो दिन भर पढ़े उससे बोलो यार मैंने ये पढ़ा, ये किताब लो सुनो मैं बोल रहा हूँ। चाय की दुकान का इससे अच्छा यूज क्या हो सकता है? आप में से कितने लोग करते होंगे? करते हैं तो अच्छी बात है। अब आप क्या करते हैं, उससे आइडिया लेना। आपका दोस्त आपको क्या आइडिया देगा? मेरा एक दोस्त अजीत था, वो भी बहुत ब्रिलियंट आदमी, और हम लोग इतना पढ़ते थे कि मेंस में मेरा 1070 नंबर आया था, उसका 1065 नंबर आया था, अलग अलग सेंटर में रहने के बावजूद भी। हाँ, वो भी जैसे मैं पहली बार मिला था उसका हिंदी लिटरेचर ऑप्शनल था, तो वो मैं एक बार हम लोग जब बाहर चाय की दुकान पर जा रहे थे तब ये हटसे लाइन पर था सर का सेंटर। मैं उससे बोला कि सर से एक बार मिल लो, वो प्री निकल चुका था। वो बोला अच्छा चलते हैं, लेकिन मैं तो हिंदी लिटरेचर है, ये तो फिलॉसफी पढ़ाते हैं। मैं कहा देख लेते हैं, बात तो करेंगे, मैं मिलने आ रहा था। तो उसने भी सर से बोला कि मेरा ऐसा है, तो फिर कोई बात हो तो सर ने कहा तो फिलॉसफी भी देख सकते हो अगर तुम्हें करना। तो उन्होंने कहा आप पढ़ा दो फ्री में, हम पढ़ लेंगे फ्री में। तो नहीं, बीइंग वेरी ऑनेस्ट, और तब तक मैं भी अपने आप को इस्टेब्लिश सर के सामने कर चुका था, तो सर ने उसी बात पर उसको रख भी लिया था। ऐसा कोई बात नहीं था, फ्री में उसको रख भी लिया था, पढ़ाया भी, वो भी निकल गया। वो भी इंडियन रेवेन्यू सर्विस में आज ज्वाइंट कमिश्नर है कस्टम में। अब
वही बात उसके साथ भी था, उसके भी घर की हालत बहुत खराब थी। वो तो जब दिल्ली आता था तो रेलवे स्टेशन पे ही रहता था। वो रेलवे स्टेशन पे रुकता था, कहता था रूम का खर्चा कौन दे, कहीं यही रहो, यहाँ टॉयलेट है, सब चीज़ बाद में अच्छी चीज़ है, इसी जगह रहो, अपना करो अपना। तो अब वो लेकिन मेरी उससे आज भी बहुत अच्छी फ्रेंडशिप है, हम लोग बड़े क्लोज फ्रेंड्स बने। लेकिन वही बस दिल्ली में मैं उसको छोड़कर किसी को नहीं जानता था एज ए फ्रेंड। और सर के यहाँ बस आता था, क्यों तब मैं विजयनगर में रहता तो हडसन लेन में सर का था। उसको छोड़कर मैं किसी को नहीं जानता था और नहीं वो मुझे छोड़कर जानता था। आप लोग भी यही देख लो, बहुत ज़्यादा ग्रुपिज्म डिस्कशन। अब कोई 4 अटेम्प्ट दे चुका है तो अगर उसके रूम में चले जाओ तो इतनी सारी किताब देख लेता और आप डिमोलाइज कर लगा। जानते हो शिवाजी इस जगह से उस जगह किस दिन गए थे, नहीं पता। अरे भाई तुझे पता था, तुझे सिलेक्शन होना चाहिए था, तू मुझे क्यों पूछ रहा है। आप डिमोरलाइज करने वाले तो बहुत यहाँ भरे। मैं तो सरप्राइज हूँ, अब मैं बहुत दिन बाद यहाँ आया हूँ, लोग प्रचार भी कर रहे हो हाथ में होर्डिंग लेकर, मैंने ऐसा प्रचार कहीं नहीं देखा है। तो ये मुझे एंग्जाइटी हो रही थी ऊपर आने में कि एडवर्टीजमेंट इस लेवल तक पहुंच गया है कि 3-4 आदमी हर जगह खड़े हैं और होर्डिंग लेकर घूम रहे हैं। मतलब ऐसा तो किसी मॉल में चल जाओ तो फूड कोर्ट में नहीं होता कि मेरे यहाँ चाट बिक रहा है, मेरे यहाँ छोला भटूरा बिक रहा है। दैट्स अमेजिंग थिंग। यही होता क्या कि हम फिर मैं भी दिल्ली में सबसे ज़्यादा एक कोचिंग का नाम सुना था, मैं नाम नहीं लूँगा, उनकी एक मैगजीन भी निकलती थी उस टाइम और किसी को मैं नेगेटिव नहीं बोलूँगा, लेकिन हम लोग बनारस में जानते थे कि यही कोचिंग सबसे अच्छी। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा स्टूडेंट इनके निकलते हैं और क्योंकि उनकी एक मैगजीन आती थी और वो मैगजीन में मैं ध्यान नहीं देख पाता था। जब मेरा भी सिलेक्शन हो गया तो मेरा भी नाम लिखा और ऊपर लिख दिया कि आप सबको बधाई। अब मैं केस क्यों करता, अब केस कर दूंगा तो जवाब देगा, मैंने थोड़ी बोला कि आपको पढ़ाया, मैं तो लिखा कि बधाई। तो अब ये हालत है। मैं ध्यान से देखा कि जितने बार में वो अपने कोचिंग के नाम लिखते थे नीचे लिखते थे सभी सफल अभ्यर्थियों को बधाई। अब बधाई वाले, मैं जब मसूरी में गया तो मैंने अब उस टाइम मेरे टाइम नंबर 1 टैंकर मुत्तुल राजू था, वो इंडियन स्कूल ऑफ साइंस का बेंगलोर का विद्यार्थी था, वो पहले से IPS में था, NPA में ट्रेनिंग ले रहा था। मैंने पूछा कि फर्स्ट रैंक करता, तो मैंने पूछा भाई कि राजू तुम कहाँ से पढ़े हो? कहा मैं पढ़ा क्या, मैं तो पुलिस एकेडमी में था। मैं कहा तुम्हें पता है दिल्ली में सब कोचिंग लिख दिया तुम्हारा नाम। तो और वो जो कोचिंग थी जिसका मैगजीन निकलता था, बहुत पहले से निकलता था, बट दिल्ली के बाहर सब लोग जानता था कि इनके स्टूडेंट निकलते हैं। किसको विश्वास होता कि इतना झूठ लोग बोलते हैं। मतलब इट वॉज अमेजिंग। मुझे बाद में समझ में आया कि इतना लोग झूठ बोलते हैं। मुझे भी कई बार जगह GS या फिलॉसफी में निकाला गया कि गोविंद जायसवाल को बधाई। उसके बाद अब बधाई देने के लिए किसी पर केस तो कर नहीं सकते, नहीं तो मैं केस कर देता। लेकिन मैंने उनको बोला, मैं इसके बाद सर के साथ जो जुड़े हुए लोग थे उस टाइम, उसमें से भी कई लोग ने कोचिंग अब खोल ली। मैं गया भी, लेकिन उनके भी कोचिंग में जाकर मैंने यही बोला था कि मैंने फिलॉसफी का क्लास लिया था। मैं स्टूडेंट से इंटरेक्ट करने जाता हूँ, मैंने फिलॉसफी क्लास लिया था, सर से ही पढ़ा था और मैं कहीं पढ़ा ही नहीं था, या मेरे बारे में कोई और कोचिंग क्लेम नहीं कर सकता कि मैंने वहाँ पर पढ़ा था। अब फोटो छापना, देखना वो क्या फोटो छापे हुए, बधाई के छापे हुए हैं, कई जगह मैंने देखा। मुझे भी सरप्राइज था, मुझे बाद में लोग फोन करते थे ये वो। मैं कहा छोड़ो यार, सबका दुकान चल रहा है, क्या बोलना। लेकिन आप लोग को ये बात बहुत सोचना पड़ेगा और रोज अपने आप को टेस्ट करना है कि आज मैंने कितना टाइम में क्या बिताया। ये कभी क्वेश्चन न पूछने चले आना कि मैं कितने घंटे पढूं, ये बात मत पूछना, क्योंकि पेरेंट्स बड़ा, मतलब आप सोच ही सकते हो कि क्या हालत होती है। मुझे तो जाने में, मुझे 1.5-2 साल हो गया था जाने में, मुझे यही लगता था कि लोग बोलेंगे। अब बोलते भी थे, मेरे सिस्टर को लोग बोलते थे कि देखो वो इनका फादर यहाँ पर क्या जमीन पर सड़क के जाता है और ये दिल्ली में ऐश करते हैं। तो ये हमेशा बड़ा मुश्किल होता है उन सब चीज़ों को फेस करना और उनको जाके वापस देखना। और जितने भी मैंने एकदम देखा है जो एब्सोल्युटली अनसक्सेसफुल हो गए, आप पॉइंट आउट कर सकते हो आपकी गलती कहाँ थी। कई लोग, आप खुद जानते हो आपसे आज तक गलती कहाँ हो रही है। अपने कंटेंट पर आप पूरी तरह से तैयार नहीं हो। 6 महीने से पढ़ रहे हो, आपने सिलेबस तक नहीं पढ़ा, सिलेबस के एक पॉइंट को आज तक आप याद ही नहीं कर पाए हो। आपके टीचर क्या पढ़ा रहे हो, घर में जाकर आप 3 बार पढ़ ही नहीं पा रहे हो। आप एक करंट अफेयर के बजाय 10 करंट अफेयर की मैगजीन लो, अच्छी बात है, कितने को आप दिमाग में रख पा रहे हो। कितनी बार अपने उस दोस्त को पूछा कि यार पूछो, कोई भी पेज उठाओ, कोई भी चैप्टर उठाओ, मैं उसका जवाब दूंगा। आप रोज टेस्ट करो। आप सब मैक्सिमम टाइम डिजायर होता है कि कोई एक ऐसा मैजिकल सूत्र बताए कि मैं बस निकल जाऊँ। ऐसा कोई सूत्र नहीं, कोई टीचर नहीं बता सकता। कोई टीचर मेहनत कर रहा है, जो कि बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि आपको रोज अपडेट होना पड़ता है। मुझे भी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट जितने भी आते हैं, PC एक्ट से, मुझे रोज पढ़ने पड़ते हैं और एक एक जजमेंट 250-250 पेज का। आप सिंगल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट पूरा पढ़िएगा, देखिएगा कितना बड़ा वो लिखते हैं। उनका इवन जो 377 पर जो भी जजमेंट आया है, कितने कोई ऐसा है जो उस पूरे जजमेंट को पढ़ा या समझा है? आप में से कोई भी, क्योंकि बहुत प्रोमिनेंट था।
मुझे नहीं लगता किसी ने पढ़ा होगा या कुछ पढ़ा होगा, या इवन जो SC/ST एक्ट में जो अमेंडमेंट का जो था, आप इतना प्रोमिनेंट, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप पूरे जजमेंट को नहीं पढ़ सकते, 125 पेज का एक 244 पेज का, लेकिन आप कोर चीज को तो आप पढ़ना, उसी में टीचर की वैल्यू आती है सर। वही टीचर काम करेगा और आपको बताएगा कि ये क्रक्स था। और अब वही बात है कि अगर आप इतने इंटेलिजेंट हो कि आप 50 कोचिंग का करते हो, तो आप एक जजमेंट पढ़ के देख लो, आपको देख तो कितना समझ में आता है और कितना आप कोर पकड़ पाते हो। क्योंकि लॉ इज ए डिफरेंट सब्जेक्ट, लॉ को आपको समझना पड़ता है, वो बहुत ही कोर इशू पर चलता है। तो ये सब चीज़ें हो सकती है। मैंने जो हमारे लॉ सब्जेक्ट से ऑप्शनल तैयार करें उनसे भी पूछा था कि आपको क्या लगता है कि इसमें कोर्ट ने नई रूलिंग दी है, या कोर्ट ने नया नियम बनाया, या कोर्ट ने केवल गाइडलाइन दिया है। सबको लगता था कि इस कोर्ट के जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने नई नियम बनाया, जबकि ऐसा कहीं नहीं था। आप सब लोग पढ़ोगे, सेंट्रल मेंटल एक्ट पढ़ोगे, सेंट्रल मेंटल एक्ट में साफ साफ लिखा था कि होमोसेक्सुअलिटी इज नॉट ए डिजीज। सुप्रीम कोर्ट ने उसी को उठाया था कि जब आप मान ही रहे हो कि डिजीज नहीं है, तो उसके बेस पर कोई कंसेंट में रिलेशन बन पाया तो वो इनवैलिड या इलीगल कैसे हो पाया। दिस वाज द कोर। इसको समझने मुझे 4 दिन लगा था। एक तो सेंट्रल मेंटल एक्ट को पूरा पढ़ना, ऊपर से 244 पेज का उनका जजमेंट पढ़ना। तो ये अगर वो बात है, फिर मेरा लॉ में या लीगल एस्पेक्ट में मेरा रिलेशन, मतलब कि मेरा इंटरेस्ट बढ़ गया, तो मैं हर जजमेंट को पढ़ता ही रहता हूँ। लेकिन ये अब उतने सारे मैं एक्सपेक्ट नहीं करता कि आप पढ़ोगे। तो ये सब चीज़ें आप ध्यान रखना, और डिप्रेस मत होना, डिप्रेस मत होना। फैमिली की तरफ अपना ध्यान रखना कि डिप्रेस मत होना कि हर 2 दिन बाद लगे कि आप गलत जा रहे, सही जा रहे। सिविल सर्विस ऐसा ना है जैसे अंधेरे में स्कूटर चलाना। जब भी स्कूटर चालू होगा 10 फीट दिखेगा, 10 फीट आगे बढ़ोगे तो फिर 10 फीट दिखेगा। दिक्कत क्या होता है, हमको लगता है कि साला फाइनल गोल अभी लाइट से दिख ही जाए किधर चलना है। ऐसा कभी नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं होगा। आपको इसी तरह चलना होगा। आप जब एक कंटेंट तैयार कर लोगे, तब क्वेश्चन देखोगे, तब लगे कि हाँ यार हम इसका जवाब दे सकते थे। तैयार कर लोगे का मतलब यू कैन चैलेंज एनीवन, कि पूछ लो किसी पेज से, मैं बताता हूँ कि वहाँ क्या लिखा है और उसका इंटेंशन क्या है। तैयार करने का मतलब ये होता है। मुझे नहीं पता तैयार करने मतलब पढ़ना नहीं होता। पढ़ना दुनिया का सबसे इजी काम है। इतना आलसी वाला काम है कि बैठो बस पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो। 1 दिन 2 दिन त्याग क्या है। मेहनत तो तब लगेगा जब उठे हैं, तैयार हुए, किसी को इंप्रेस करने के लिए बाहर निकल गए। इतना इजी काम, आप इससे ज़्यादा इजी काम मुझे लगता ही नहीं था। लेकिन अब मेरे लिए वो भी प्रॉब्लम था कि भाई ट्यूशन जाके पढ़ाना है, ये करना है, वो करना है, जुगाड़ करना है। पढ़ना तो मुझे रिलैक्सिंग लगता था कि चलो रूम में आ गए, किताब खोलो, आराम से लेटो पढ़ो। लेकिन दिमाग को उससे कनेक्ट करते रहना कि हम क्या पढ़ रहे हैं, मेरा सिलेबस क्या है। यही चीज़ आपको करना है। इंटरव्यू, अब कई लोग फिर इंटरव्यू के बारे में क्वेश्चन मत पूछिएगा। मैं वही बता रहा हूँ, ये तैयारी है रात में स्कूटर पर ड्राइव करना। आपको मेंस पर फोकस करना है। प्री, ये है कि मैं सीरियस कैंडिडेट को मैं ये नहीं मान सकता कि उसका प्री नहीं निकलेगा, ये पॉसिबल ही नहीं है। सीरियस कैंडिडेट का प्री नहीं, क्योंकि प्री में केवल फैक्ट होते हैं। मतलब सबसे इजी काम, अगर आप रोज 10 घंटे एक्चुअली में पढ़ रहे हो तो आपका प्री निकल जाएगा। लेकिन 12 घंटे भी पढ़ रहे हो तो मेंस नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि ये लाइन का पढ़ना नहीं है, इसमें आपको कंटेंट को कनेक्ट करना पड़ता है। प्री मेन में सिलेक्शन होने का यही होता है। लाइन्स को अच्छे से पढ़ते रहने में प्री गारंटेड है। मेंस में क्या होता है, आप लाइन्स को पढ़ रहे हो और आपको चैप्टर भी याद है। अगर आप 1 घंटा पहले कोई चैप्टर पढ़ रहे हो तो चौथे पेज पर जाके भी आपको याद है कि हम किस चैप्टर का हेडलाइन और में पढ़ रहे हैं बात। अगर वही लाइन किसी और जगह चली जाए तो उसका मीनिंग कुछ और होगा। अब हिस्ट्री में क्या होता था, जैसे आप हिस्ट्री के क्वेश्चन आते जीएस में, अकबर के बारे में कुछ भी पूछ ले आपका आंसर रेडी है, मैं तो यही बताऊंगा तुम आंसर खोज लो इसमें से। ऐसे नहीं होगा। आपको हर चैप्टर को पढ़ते टाइम आपको हेडलाइन याद होना चाहिए कि ये मेरा हेडलाइन था, ये मेरा पैरा है, अब 3 पैरे बाद मैं हूं ये पढ़ रहा था, बाकी के 2 पैरे में ये पढ़ा था। इट इज अ सीक्वेंस, इट इज नॉट अ फैक्ट। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। मेंस में मैंने यही देखा, जितने लोग अनसक्सेसफुल हुए उसमें था सीक्वेंस को भूल रहे थे, वो फैक्ट की तरह देखते थे। उनको समझ ही नहीं आता कि प्री की तैयारी मेंस की तैयारी में डिफरेंस क्या है। प्री की तैयारी आप लाइन पढ़ते रहो, जो भी फैक्ट है दिमाग में करते रहो, जितनी बार रिवाइज करो, सिलेक्ट। मेंस में क्या होता है, आपको पूरे के पूरे एक सीक्वेंस को पकड़ना पड़ता है कि मैं आधे घंटे पहले ये पढ़ रहा था, उस बात का ये मतलब था। वो पूरा सीक्वेंस जो पढ़ पाता है, आप करके देखना कितना डिफिकल्ट काम है। 4 पेज का सीक्वेंस पढ़ने में आप कई 99% लोगों को पसीना ना आ गया तो मैं अपना नाम बदल दूंगा। आप जैसे ही आज 5 मिनट बाद आपको लगेगा कि अरे पहला लाइन क्या था, भूल गया। आप पढ़ो तो देखो तो आप लोग। कई लोग मुझसे यही पूछते हैं कि भाई पढ़ने का क्या तरीका है। अब मैं एक एक लड़के को जवाब नहीं दे पाता। फेसबुक पर भी मेरा लिमिट क्रॉस हो गया है, कितना हजारों पेंडिंग रहता है। मैं कहता हूँ जवाब कहाँ से दूं मैं इतने लोगों को। 99% क्वेश्चन पढ़ने का तरीका क्या है। आप
पढ़ने का तरीका क्या, आपसे पूछा क्या जा रहा है, प्री में आपसे इंफॉर्मेशन पूछा जा रहा है, फैक्ट में आपका नॉलेज चेक किया जा रहा है। तो नॉलेज चेक करने क्या है, आपको सीक्वेंस याद होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि मैं किस चीज किसका पहली बार जिस पैरा उठाया, तो आपको टॉपिक याद होना चाहिए, आपके टीचर क्या पढ़ा आपको पूरे 4 लाइन तक याद होना चाहिए। आप देखो इंडिया चाइना रिलेशन में आपको कितने एस्पेक्ट याद है, साल भर का आप मटेरियल पढ़े हो अगर, योजना, कुरुक्षेत्र, फ्रंट लाइन, हिंदू, हिंदू भी कितने लोग लेते हैं, हिंदू वही व्यक्ति ले जिसका इंग्लिश अच्छा हो। मुझे नहीं लगता कि हिंदू पूरा पढ़ के 365 दिन का हिंदू याद किया जा सकता है। मेन चीज आप कैरी कितना कर सकते हो विद द आइडिया, कितना आइडिया आप कैरी कर सकते हो, आइडिया कैरी करना है, फैक्ट नहीं। फैक्ट आप प्री में कर सकते हो, मेंस में आपको आइडिया कैरी करना है। चरवाक का आइडिया क्या था, शंकराचार्य का आइडिया क्या था, सोशल पॉलिटिकल फिलॉसफी में आइडिया क्या है, रिलीजियस फिलॉसफी का आइडिया क्या है। आइडिया को समझने के लिए आपको पूरे पूरे पेज को पढ़ना पड़ता है। देयर इज अ डिफरेंस। जैसे मैं आपको किसी को देख रहा हूं, तो जब किसी को, इस इंडिविजुअल को देख रहा हूं, तो मुझे बाकी चीजें दिखते हुए भी नहीं दिखेंगी, ये प्री है। और जब मैं पूरे ग्रुप पर कॉन्शियस कर रहा हूं, मुझे पूरे ग्रुप का लग रहा है कि ये रेक्टेंगल और स्क्वायर का ये फॉर्म है, ये मेंस की तैयारी है। आप समझ गए, इसी को मैं आपको बोलते मैं बता पा रहा हूं कि मैं प्री और मेंस पे कैसे डिफरेंट करता था। आपको बस यहां पर कुछ लिख दूं, अगर आप बोलो इस पर फोकस करो, तो आप क में अगर बिजी हो तो ये प्री की तैयारी है। पूरे पूरे में क्या लिखा वो पूरी लाइन का मतलब क्या, पूरी मेंस की तैयारी है। लड़के यही परेशान थे, एक ही बुक को पढ़ के प्री, एक ही बुक को पढ़ के मेंस, समझ ही नहीं आ रहे कैसे पढ़े। आप समझो कि उसमें आइडिया ही डिफरेंस है। इसी तरह फिलॉसफी की तैयारी भी मैं करता था। फिलॉसफी से मुझे बस ये फायदा हुआ था कि फिलॉसफी से मुझे बैलेंस करना आ गया था। मैंने चाइना रिवॉल्यूशन में भी बैलेंस करके लिखा था फिलॉसफी की तरह, कि इसके पॉजिटिव क्या थे, नेगेटिव क्या थे, जो सर का कोर है। मतलब ये बहुत अच्छी बात है। एक्चुअली इससे आपको ऐसे में भी फायदा होता है। मैंने ऐसे भी ऐसे ही लिखा था, ऐसे कि कोई अलग से, तब क्लास तो ऐसी चलती नहीं थी, सर नहीं ऐसे क्लास लिया था, तब तो आप नहीं क्लास लिया था, तब ऐसा कोई अलग से कोई टीचर तो था नहीं, आपने क्लास लिया था। लास्ट में 5-6 दिन चला था, मेंस के पहले 1 दिन था, लेकिन एक्चुअली 5-6 दिन मेंस में चला था। तो आइडिया था, टॉपिक है, जो लड़का लिख ना पाए और स्पीड बहुत अच्छी बना के चलता था, तो मेंस सिलेक्ट हो गया मेरा। इंटरव्यू के बाद आप, कई लोगों को इंटरेस्ट होता है, मेरा इंटरव्यू अच्छा ही गया था। मैं नॉर्मली बोल अच्छा पाता था, मुझे ये कॉन्फिडेंस था कि मैं किसी टॉपिक, चूंकि पढ़ा था, और मैं आपको बता दूं मैं इतना पढ़ा था कि जब मेंस देने के बाद गया था, तो मैं अपनी सिस्टर को पकड़ के रो रहा था। और ये मतलब मुझे था कि दीदी अगर मैं कुछ भूला नहीं तो मैं पागल हो जाऊंगा। मतलब मेरे दिमाग में जैसे लगता था कि ऊपर से कुछ गायब हो गया। मैं यहाँ टच करता था तो मुझे कुछ समझ में नहीं आता यहाँ कुछ है। कंटेंट को कैरी करना मोस्ट डिफिकल्ट टास्क। आप में से कोई भी एक किताब के पूरे पूरे कंटेंट को कैरी कर ले जाए तो आपको पता चल जाए कितना डिफिकल्ट काम है। आपके पास 4 नोट्स है, चारों नोट्स आप बहुत एंथु हो फिलॉसफी, कोई बुक सर तो बताते ही, मतलब हम लोगों को भी बोले थे कि पढ़ सकते हो तो पढ़ लो, ये उनका लाइन था उस टाइम। लेकिन मैं पहले किताब पर तब गया था जब मुझे उनके कंटेंट पर पूरी मास्टरी हासिल हो जाती, और वो हासिल करने में टाइम ही निकल गया था। तो मैं उस कंटेंट पर मास्टरी हासिल कर लिया था, लेकिन किताब के लिए टाइम नहीं मिल पाया था। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो IQ में मुझसे बेटर होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन तभी आप किताब पर जंप मारिएगा, ये बात ध्यान रखिए। लेकिन जंप मारने मतलब पढ़ना नहीं, कैरी करना होता है। मेंस में ये बहुत कोर चीज है जो आपको करना होगा। आप चेक करिए कितना, मैं बता रहा हूँ, मुझे वास्तव में लग रहा था, अच्छा याद करना तब मुझे लगा कि इजी काम है, भुलाना तो बहुत मुश्किल काम है। अब कोई ये बोल दे अब ये कोई कैसे भूल सकता है। मतलब मैंने एक वर्ड याद किया कि मेरा एड्रेस ये फलाना ठिकाना है। अब मैं चाह के भी भूलने का कोई तरीका ही नहीं है। आप कितनी बार कहोगे कि मैं ये भूलना चाहता हूं, उतनी बार वो रिपीट होगा और याद होता जाएगा। तो वो 1-2 महीना मेरे बहुत प्रॉब्लम का था, मेरा दिमाग एकदम डिस्टर्ब हो गया था। फिर मुझे एंटी डिप्रेशन डॉक्टर ने दवा भी दिया कि खाओ 20-25 दिन अर्ली, रिलैक्स दिमाग होगा। और मैंने वास्तव में 45 डेज या 50 डेज एंटी डिप्रेशन बड़ी स्ट्रांग मेडिसिन खाना पड़ा था। क्यों? क्योंकि मुझे याद बहुत ज़्यादा था। तब मुझे लगा था कि एक्चुअली में अगर आप अपने अंतरात्मा से किसी चीज़ पर लगते हो तो वास्तव में आपकी सारी बीमारियां सब चीज़ खत्म हो जाता है। क्योंकि जब मैं फिलॉसफी का लास्ट पेपर था मेरा, उस टाइम मैं फिलॉसफी का पेपर दे के आ रहा था, तब तक मेरी आंतें एक्चुअली सड़ चुकी थी और मुझे लग रहा था कि अगर मुझे वोमिटिंग होगा तो जाऊंगा कहाँ पर। मैं पेपर ऊपर दे के आ गया, फिर खाना खाने बैठा। उसके बाद अगले 6 महीनों तक कोई भी रोटी मेरे अंदर नहीं गया, क्योंकि तब तक आंत सड़ चुकी थी और कंटिन्यूस वो मेरे एक्स्ट्रा फोकस से वो शरीर मुझे कन्वे नहीं कर रहा था। लेकिन तब मुझे ये समझ में आया कि अगर आप एक्चुअली बहुत फोकस होते हो तो आपका सारा सिस्टम, आपकी एनर्जी आपको काम करने देता है। और फिर जैसे ही वो रिलैक्स किया, मैंने माइंड को रिलीज किया,
सारी चीज़ बाहर निकली। और उसके बाद उस शाम के 5 साढ़े 5 बजे के बाद मैंने पहला खाना तब हार्ड फूड तब लिया जब मैं एकेडमी गया अगस्त में, लगभग कम से कम 10-11 महीने बाद। लेकिन शरीर ने बिल्कुल सारे चीज़ों को सप्रेस कर दिया था इसी बेस पर कि मतलब मैं पढ़ रहा था, मुझे कुछ याद ही नहीं रहता था और कोई दुनिया को याद ही नहीं था। अपना फादर भी मर रहा है तो भी मुझे लग रहा है कि नहीं फ़ोन ऑफ है भाई, अब जो कुछ है जलाना है तो बॉडी जला दो, अब नहीं आ सकता। अब डिपेंड आप पर करता है। कोई भी बोल सकता है कि ये बहुत रूड है, बहुत क्रूअल एस्पेक्ट है, आप पर है। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मैं कोई भगवान हूँ या मेरे अंदर सारी अच्छा है, मेरे अंदर बहुत सारी गलत चीज़ें भी हैं, मैं कोई बहुत अच्छा इंसान भी नहीं हूँ, लेकिन मैं मेहनत कर सकता हूँ। और मेरी वाइफ वो उन लोग का उनका IQ अच्छा, वो LSR से पढ़ी है, JNU से PhD किया, वो DU में लेक्चरर थी, वो पॉलिटिकल साइंस पढ़ाती थी, पहले बार में गई परीक्षा दी, निकल गया काम खत्म। तो उनको प्रेशर नहीं था। शी इज रियली ब्रिलियंट। और पॉलिटिकल साइंस की खुद DU की लेक्चरर थी और बहुत स्मार्ट रही है। तो और क्या था अपब्रिंगिंग कैसे, उनकी अपब्रिंगिंग अलग थी, अलग जगह से पढ़ना, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई था। उनका इंटरव्यू में 240 था वो। तो अब मैं उनका मुकाबला नहीं कर रहा इस एस्पेक्ट में, लेकिन मैं वो भी यही बात बोलती हैं कि भाई हम वो भी ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा IQ में कैसा भी हो, मेहनती जरूर होना चाहिए। क्योंकि जिस इंसान को मेहनत करना नहीं आता है, मेहनत की वैल्यू नहीं जानता, वो आगे नहीं जा सकता। मैंने अच्छे IQ वाले को भी फेल होते देखा, लेकिन मेहनती को फेल होते नहीं देखा अभी तक। मैंने अपनी लाइफ का मैं बता रहा हूँ। अब मैं आपसे कितना भी देर बोलूँगा आपको वही लगे कुछ एक्स्ट्रा बताऊँ और कुछ ऐसा मैजिक निकालूँ कि बस आप हो जाए। लेकिन बस यही है, जिस एनर्जी लेवल पर आज हो आप, जैसे होता है कि कई बार हम कन्वर्सेशन करते हैं, मोटिवेशन हमको भी मिलता है कि नहीं, मोटिवेट होते हैं कि नहीं यार आप जो जाके तोड़ ही देंगे घर पर, उसको अंदर रखो, हमेशा अंदर रखो, अपनी एनर्जी को बाहर मत दिखाना। मैंने अपने जब ऋचा अनिरुद्ध भी, जब मैंने IBM सेल पर उनको इंटरव्यू दिया था, आप में से कई लोगों ने देखा भी होगा शायद, वही इंटरव्यू मुझे बहुत बार लोग फॉरवर्ड करते हैं। ऋचा ने भी जब मुझसे पूछा था कि आपको जब लोग टॉन्ट करते तो आप लड़ाई क्यों नहीं करते थे, तो मेरा ऑब्जेक्ट क्या था कि वो आदमी टॉन्ट, अब होता क्या, कोई बोल दिया, मैं नॉर्मली हम लोग कैसे जाते, कैसे साला बोला, जानता नहीं हमें, और वो तो मुझे बोल ही रहा था क्योंकि मुझे जानता है, तो मैं क्या जवाब देता। तो मैंने उसको यही बोला था कि मेरा उद्देश्य था कि वो अपना टोंट ना करते, उसके लिए ज़रूरी था कि मैं अपना स्टेटस बदलूं। मैंने क्लास 6 में मेरे बगल में थे इंद्रदेव मिश्रा, उनसे यही पूछा था कि भैया मैं क्या करूं कि मेरा स्टेटस बदले, लोग मुझे टोंट ना कर सके कि मैं भाग जाओ या घर से बाहर निकल जाओ, यही सब बातें जो होती थी, क्योंकि मैं सीरियसली लेता था उस टाइम भी। तो उन्होंने भी बोला कि भाई तुम IAS बन जाओ, मजाक में ही कर रहे थे, IAS बन जाओ, सब प्रॉब्लम खत्म, कोई टोंट नहीं कर सकेगा, तुम्हारे फादर का तो अब स्टेटस चेंज होने वाला नहीं है, तुम बन जाओ। तभी मैंने डिसाइड किया था और मैं लड़ने फिर छोड़ दिया। कोई भी बात बोलता था याद रखता था कि इस आदमी ने क्या बोला। इस आदमी ने मेरी बहन को बोला था कि तुम जाके बर्तन मांजो दूसरे के घर, ये बात बोली गई थी हम लोग के घर में हमेशा रेगुलर बेसिस पर। मेरी सिस्टर पहली थी, वो 9th में प्रमोटेड पास हुई थी। आपको पता है पहले कच्छोन्नति बोलते थे, अब पता आप लोग नहीं समझोगे हिंदी में, रिजल्ट पर आता था कच्छोन्नति लिखकर। जब उनको 9th में ये टोंट कसा गया था ममता दीदी को, तो उन्होंने 10th में बहुत मेहनत किया और 68% लेकर आई थी। तो उनको भी था। अब उनका 91 में यूपी बोर्ड में 68% बहुत ज़्यादा था। अब आपको नहीं समझ में आएगा, आपके पेरेंट्स कोई पहले के रहा होगा तो आप पूछेंगे तो पता चलेगा। तब मोहल्ले में बहुत खुशी हुआ था कि अरे हमारे एरिया से फर्स्ट कोई आया। पहले न्यूज़पेपर में रिजल्ट आता था शाम के टाइम, हाई स्कूल और 12th का। अब वो सब चीज़ें बदल गई हैं, लेकिन तब 68% का यूपी बोर्ड से बहुत बड़ा वैल्यू होता था। तो उसके बाद उन्होंने कहा था, तब इस तरह उन्होंने जवाब दिया था। जवाब देना मैंने उनसे सीखा है। जब मेरी मदर के डेथ के बाद उन्होंने मेरे लिए पढ़ाई छोड़ दी ग्रेजुएशन में, 2nd ईयर में, ताकि वो कहती थी कि जो ड्रीम हम पूरा नहीं कर पा रहे तुम करोगे। तो उस चीज़ को मैं ब्रेक नहीं होना चाहता। कोई लड़की, अभी जब मैं जितने भी जगह गया, जितने भी जगह लोग मुझसे जवाब पूछते रहे, या कितने भी मीडिया वाले भी आए, मुंबई में भी कई लोग आए, इवन महेश भट्ट एक रोल भी कंटिन्यूस प्ले कर रहे हैं, बात दूर तक जाएगी, आप लोग उसको देखिएगा। वो महेश भट्ट का डायरेक्शन क्या वो प्ले है, यूट्यूब पर भी है। महेश भट्ट ने उसको कई सिटीज़ में किया, दिल्ली में भी CSI में करवाया था, वो मेरे ऊपर बनाया था। उन महेश भट्ट से मैं कंटिन्यूस मिला। महेश भट्ट मुझसे 10 बार पूछो कि यार ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई भी लड़की में तुम्हारा इंटरेस्ट नहीं रहा हो। मैंने कहा था मेरा दिमाग कोई डाइवर्ट नहीं कर सकता था, पॉसिबल ही नहीं था। वो बात ये आज तक नहीं मान रहा कि ऐसे कैसे हो सकता है कि एक भी लड़की में तुम्हारा इंटरेस्ट ना हो, क्योंकि मुझे दिखता ही नहीं था कोई। ये कोई गलत बात नहीं है आपका। अब मैं बता रहा हूँ, दोनों अपोजिट है।
अजीत के केस में क्या था, अजीत ने क्लास 6 में किसी को कमिटमेंट किया था कि हम 10 साल बाद आएंगे लेकिन तब तक वेट करना, वो उसी कमिटमेंट के लिए सिलेक्ट हुआ था। अब ऑनेस्ट कमिटमेंट था उसका भी और मेरा भी। मेरा कमिटमेंट अपनी सिस्टर था कि जिस आदमी ने आपको ऐसा कहा है मैं उस आदमी के पूरे टोन को बदल के रख दूंगा और फिर कोई भी हिम्मत नहीं करेगा कि आपकी तरफ कुछ कह पाए, क्योंकि मेरी मदर बहुत पहले मैं छोटा था तभी डेथ हो गया था, तो मेरी ममता दी ने मुझे बड़ा किया था। उस चीज़ को मैं बदलने का बिल्कुल कमिटमेंट था। और अजीत का कमिटमेंट क्या था कि भाई तुम वेट करना, तुमसे मेरा एक्चुअल लगाव है और तुम्हारे लिए मैं सिलेक्ट हो दिखाऊंगा। कमिटमेंट ईमानदार था। आप बोलोगे ऐसा क्या, वो तो बात एक ही है, अगर आप बात समझ पा रहे हो तो कमिटमेंट ईमानदार था, दोनों का कमिटमेंट ईमानदार था। तो वो उस चीज़ के लिए सिलेक्ट हुआ, मैं इस चीज़ के लिए सिलेक्ट हुआ। आपका कमिटमेंट किसी के प्रति ऐसा नहीं कि मैं किसी को डीमोटिवेट कर रहा हूँ कि नहीं भाई किसी से आपका कोई ऐसा इमोशनल बॉन्डिंग नहीं होना चाहिए। इमोशनल बॉन्डिंग अच्छी बात है, कमिटमेंट ईमानदार होना चाहिए। 4 घंटा किसी के साथ वेस्ट कर रहे हो आप कमिटमेंट, आप भी चेक कर सकते हो कि सामने वाला ईमानदार है कि नहीं। अजीत के केस में देखो, लड़की ने 13 साल वेट किया और 13 साल में अजीत ने एक बार फोन पर बात नहीं किया था, एक बार भी फोन पर बात नहीं किया था। मैं उसके साथ रहता था, सिलेक्शन के बाद वो गया। तो ये आप समझ सकते हो कि आप लोग किसके साथ किसका कमिटमेंट मांग रहे हो। हर चीज टेस्ट मांगता है, कहते हैं ना प्योरिटी डिमांड्स टेस्ट, जो लिटमस टेस्ट या फायर टेस्ट। आप लोग में से कई लोग बनना चाहते हो, बट डिजायर कितना ईमानदार है वो आप ही डिसाइड कर लो कि बस डिजायर है कि मैं बनना चाहता हूँ बस। वो अलग बात है कि आप रास्ता भी देख रहे हो और पूरे रास्ते भर कंफ्यूजन रहेगा। मैं रीजन भी बता चुका हूँ, कोई ब्रह्मा भी खड़ा हो जाए पूरा यहाँ से लेकर सिविल सर्विस तक का रास्ता पूरा दिखा नहीं पाएगा। इसीलिए आपका कमिटमेंट या विश्वास टीचर पर से डगमगाता रहता है। जो भी आपको अच्छे टीचर मिले, क्यों आपको लगता है ये आज बताएं मुझे तो क्लैरिटी आई नहीं, क्लैरिटी आए कि नहीं, जो आज बताएं उसको पूरा तो करो। यहाँ से 10 मीटर आगे बढ़ो, देखो अगला 10 मीटर दिखेगा, फिर 10 मीटर आगे फिर अगला 10 मीटर दिखेगा। ये पूरा सिविल सर्विस का रास्ता 2-2.5 साल का जो भी है, प्री से लेकर मेन इंटर रिजल्ट तक में 1.5 साल लगते हैं। आप दिसंबर में फॉर्म भरते हो, आपका रिजल्ट आता है मई जून में। 1.5 साल का पूरा रास्ता है, पूरे रास्ते पर ऐसे ही चलता रहेगा। लेकिन रोज समझ लो कि 24 घंटा आपको आग में जलने वाली हालत है। हो सकता है कई लोग कहे कि नहीं पहले अटेम्प्ट दूसरा, सीरियस कैंडिडेट विल डेफिनेटली रेज टू इंटरव्यू, कोई रोक ही नहीं सकता। मैं आपको जिस तरीके से बता रहा हूँ आपका प्री मेंस का माइंड सेटअप करने का, बुक्स तो पता चली जाएगा। बुक्स तो नीचे वो जो होर्डिंग लेके खड़ा है उसको सबसे बुक पढ़ा होगा, वो सबसे बुक बताएगा। उससे पूछो बता देगा फलाना है क्या 4 नोट्स क्या 4 नोट्स क्या 4 नोट्स। उससे अच्छा बुक्स का नॉलेज कोई नहीं दे सकता। लेकिन वो आपका उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य आपका क्या है कि आप जो यहाँ पर रखे हो और जो आपका कॉपी में जाता है। कॉपी में भी कई बार लेकर आते हैं मुझसे लोग कि ये आप बताइए मैं सही आंसर मेल करते कि सही आंसर लिखे कि नहीं लिखे। मैंने कहा कि एक बात तो पढ़ाने के लिए, मतलब मुझे भी पीसी एक्ट में या विजिलेंस के मैटर में या सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में आप मुझसे डिबेट कर लो, आई कैन गो फॉर आवर्स एंड आवर्स, क्योंकि मैं उसमें मेहनत करता हूँ। मैं सभी चीज़ों पर मेहनत नहीं करता ना, मैं कर सकता हूँ, मेरा काम है। जिस चीज़ को मैं हैंडल करूँ उसमें मैं मेहनत करता हूँ। तो आपके टीचर का भी काम यही होता है कि कितने सीरियस तरीके से आप पढ़े। किसी स्पेशल टॉपिक पर अगर मुझे भी मैं जैसे हमारे गोवा के मनोहर पारिकर साहब सीएम है, उनसे मैं जब कोई चीज़ डिस्कस करने जाता हूँ तो वो कहते हैं पहले वो बुक दे दो, वो एक्ट दे दो। वो एक्ट ले जाएंगे, रात भर में पढ़ेंगे और सुबह आके जवाब देंगे, फिर डिस्कस करेंगे। वो आदमी इस उम्र में इतना मेहनत करता है, अभी थोड़ी उनकी तबीयत खराब हो गई, लेकिन इस उम्र में इतना मेहनत करने वाला आदमी मैंने नहीं देखा अभी तक। कि इस उम्र में भी आज भी आदमी सुबह उनको 8:30 बजे ऑफिस देर लगता है, कहते यार 8:30 बजे गया ऑफिस में करूँ क्या, मतलब 4-5 बजे उठ जाएंगे, 7 बजे ऑफिस आने का टाइम मिलता है। डॉक्टर बोला कि 10 बजे, फिर भी वो 8:30 बजे आके ऑफिस में बैठे रहते हैं। इस उम्र में मतलब पागल टाइप में, आप इमेजिन नहीं कर सकते। वो मीटिंग होगा तो रात को 9 बजे बुलाएंगे और किसी भी सब्जेक्ट डिस्कस करने में बुक मांग लेते हैं कि वो बुक लेकर आओ, वो एक्ट लेकर आओ, मैं पूरा एक्ट पढ़ूंगा तब डिस्कस करूंगा। तो इस तरीके से मैंने उनको काम करते देखा और मैं भी उनसे इंस्पायर होता हूँ कि इस एज में भी वो इतने घंटे काम कर लेते हैं। आप लोग देखो, आपकी उम्र में तो आग रहना चाहिए हमेशा। अगर आदमी 20 साल 25 साल में बोले कि मैं थक गया, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, मैं उस आदमी को कैसे मोटिवेट कर पाऊंगा। अब कोई बोलता है कि मेरा मन नहीं, अब ये चीज़ का जवाब मैं कभी नहीं दे सकता कि मेरा मन नहीं लगता। मैं में गया था, हिंदू कॉलेज में गया था, एक लड़के ने बोला कि मेरा ऐसे ऐसे सब्जेक्ट करता हूँ, इसमें मेरा मन नहीं लगता। ये केबीसी है क्या भाई कि मन लगाओगे तुम, कि या कोई मूवी देख रहे हो बत्रा में। अब बत्रा सिनेमा भी है, मतलब ये सब टेस्ट है एक्चुअली, बत्रा, कल्पना, अल्पना, जो भी और शायद कुछ कुछ है यहाँ पर। तो
आप बतरा आप जाते हो, मैं ये नहीं बोल रहा कि नहीं जाना चाहिए, लेकिन आप सोचो कि आपके पेरेंट्स ने इतने आप 3 घंटा इतना गिल्ट फील होता होगा, मतलब सीरियस आदमी को बतरा से निकलने के बाद 3 घंटा तो गिल्ट रहता होगा कि साला मैं 3 घंटा बर्बाद किया इसके लिए। पेरेंट्स आप बोल सकते हैं अपने पेरेंट्स से। अब कई लोग हैं कि पेरेंट्स भी बहुत रिच है, उनको भी लगे कि कोई बात नहीं, लेकिन आप नॉर्मल फैमिली का बच्चा ये सोचे कि भाई हमारा कभी कभी मन करता था 20-25 दिन बाद, उस समय फ़ोन नहीं रहता था तो लैंडलाइन से करता। मेरी सिस्टर बोलती थी बार बार फ़ोन मत किया करो, बिल भी आता होगा, पैसा भी जाता होगा। मैंने फ़ोन करना भी छोड़ दिया, मैंने फिर महीने में एक बार फिक्स किया। मैंने उस समय लैंडलाइन बहुत महंगा था एक्चुअली, अब तो फ़ोन हो गया तो अनलिमिटेड हो गया, वो भी एक डिस्टर्बेंस का कारण ही है लेकिन तब लैंडलाइन था, और एक बार भी एसटीडी कॉल करने में अगर कुछ सेकंड भी बात करो तो 20-25 रुपये लग जाता था। तब भी मैंने डिसाइड किया मैं हर एक पहले वीक में बात करता था, मन मेरा भी करता था, लेकिन ये हम मन के लिए आए नहीं। मन जो काम करे उसको बिल्कुल नहीं करना है इस सिस्टम में रहते हुए। यही हिंदी मीडियम की बीमारी है। हिंदी मीडियम वालों का मन मजबूत होता है, इंग्लिश मीडियम वालों का दिमाग मजबूत होता है। मतलब डिसीजन हम लेते हैं मन से, इमोशनल हो जाते हैं, इवन इंटरव्यू में भी इमोशनल हो जाते हैं। ये ऐसे कैसे होता है, ऐसे कैसे, ये गलत है, बुरा। गलत, अपने अनुभव को सच मत मान लीजिएगा। आपका अनुभव आपकी जिंदगी में घटा हुआ चीज है, वो फैक्ट है, ट्रूथ है, जरूरी नहीं। आपको पूरा ओवरऑल पर्सपेक्टिव देखना पड़ता है। एक लड़के को हैंडल करना और क्लास को हैंडल करना डिफिकल्ट होता है, फिर पूरे डिस्ट्रिक्ट को, पूरे देश को हैंडल करना। आपसे तो नेशनल लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसा हम लोग मानते हैं। जैसे मैं गोवा पब्लिक सर्विस कमीशन में कई बार बैठा हूँ, वहाँ पर गवर्नमेंट का एक सेक्रेटरी बैठता है एज ए रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट ऑफ गोवा। मैं देखा हूँ, वी डोंट एक्सपेक्ट कि आंसर आपके परफेक्ट, आपको पता ही नहीं सारे एस्पेक्ट, 90% एस्पेक्ट आप मान के चलिए आपको पता ही नहीं हो सकता, वो इम्पॉसिबल है। लेकिन ईमानदारी के साथ लॉजिकल आप कितना इंटरव्यू का पूरा टेस्ट ही है। मैं इंटरव्यू में गया था तो अब क्या, मैं बीएससी मैथ से लिया था, फिर उसके मेरा मैथ्स ऑनर्स था, मैंने हिस्ट्री फिलोसफी लिया, कोई लिंक ही नहीं था। परवीन तला ने बोला था, उसमें स्टीफन हॉकिंस इंडिया में मुंबई में आए हुए, तो उसमें थे, तो मुंबई में आए, तो उन्होंने कुछ क्वेश्चन पूछे भगवान पर, ये वो, तो उन्हें बोला कि उन्हें तो भगवान बोला कि 90 साल में प्रूफ हो जाएगा। तो मैंने बोला मैडम इसी सब क्वेश्चन से दिमाग डिस्टर्ब था, इसलिए मैथ फेस छोड़ के हिस्ट्री फिलोसफी ले लिया कि जब भगवान आ ही जाएगा तो फिलोसफी पढ़ लेते हैं पहले तो इस टाइप में चल रहा था। लास्ट में भी उन्होंने पूछा था, इंटरव्यू अच्छा था, इंटरव्यू मेरा ठीक गया था, मैं कॉन्फिडेंस था क्योंकि मैं अपनी बात को कम शब्दों में अच्छी तरीके से कह पाता था। क्योंकि कॉन्फिडेंस तभी आएगा, जैसे शंकर जी ने कहा, कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आपको सब्जेक्ट का नॉलेज हो। ये अब मान के चलिए, जिस दिन आपको सब्जेक्ट पर नॉलेज होगा, आप देखना आप बिल्कुल कॉन्फिडेंस तरीके से सामने वाला काउंटर करोगे, लेकिन उसके लिए पढ़ना पड़ेगा। आप में से कितने लोग हैं जो शुरू भी नहीं किए होंगे? पढ़ना पड़ेगा, मतलब पढ़ना मतलब रियल पढ़ना, नहीं कैरी करना। सेकेंड स्टेप पर जब आप जाओगे, आपके अंदर जबरदस्त कॉन्फिडेंस आ जाएगा। लास्ट में भी उन्होंने यही पूछा, इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ लेकिन सेलेक्ट नहीं हुए तो क्या करोगे? अब ये कौन बोला कि सेकंड बार आएंगे, थर्ड बार आएंगे? मैंने कहा कि गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ, एक्सीडेंट हो जाएगा तो मेडिकल हॉस्पिटल का कार्ड तो नहीं लेके चलूंगा। आपके साथ बात करना अच्छा रहा। कौन ड्राइव करता है बाइक और अपने पॉकेट में हॉस्पिटल का नंबर रखता है कि जब मर जाऊंगा तो यहाँ कॉल कर लेना? मैं तैयारी करते समय ये कभी नहीं सोचता मैडम कि ये नहीं होगा तो ये करूंगा वो करूंगा। मैं तैयारी कर रहा हूँ, बस यही मेरा अंतिम गोल है, इसके आगे कुछ नहीं। तो वो भी काफ़ी वो खुश थी। मैं भी ठीक ठाक जवाब, हालांकि मैं फर्स्ट टाइम उसमें मैं एंग्जाइटी से बीमार था, तो मैं जब गेट पर बैठा था तो मुझे घबराहट हो रही थी, किसी को भी होगी, लेकिन मैं मान के गया कि यही मेरा परिवार है, ये बोर्ड के मेंबर जितने हैं इन्हीं के फैमिली का मेंबर मैं कल बनूंगा, इसलिए मुझे एंग्जाइटी होनी नहीं। वो बीमारी भी उस टाइम पूरे 40 मिनट के इंटरव्यू में एक बार भी एंग्जाइटी मुझे ओवरकम नहीं कर पाई, जबकि मैं पिछले 2-3 महीने से दवा ले रहा था। गेट पर बैठते टाइम, उस रूम में जाते टाइम मैंने सोच लिया ये मेरा परिवार है, परवीन तला मेरी सीनियर है और मैं IAS अफसर बनूंगा और इनको रिपोर्ट करूंगा एक दिन। और मैं 6 बार परवीन तला के साथ उसके बाद डिनर कर चुका हूँ अगले 10 सालों में। तो आपको अपना लाइफ है खुद डिसाइड करना कैसे आगे बढ़ते हैं। डाउट भी कर सकते हैं, डाउट करिए, लॉजिकल डाउट करिए, टीचर पर, सब पर डाउट करना है। डाउट आपको सही रास्ता दिखाएगा, लेकिन लॉजिकल डाउट, इलॉजिकल नहीं कि ये गए वो गए वहाँ पर, ये सब आपका है। मैं किसी को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको प्रमोट कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर आता हूँ, नीचे वास्तव में मुझे बहुत घबराहट हो रही थी। मुझे विश्वास ही में वसंत ने बताया कि यहाँ 10,000 लोग आते रहते हैं, और मतलब ऐसा एडवर्टीजमेंट, ऐसा माहौल कि आप क्या एम्बियंस, मॉल या दुबई में भी जाओ तो फेल हो जाओगे कि इतने सारे प्रोडक्ट घूम रहे हैं, पकड़ लो किसी अमेजिंग। मैं फिर भी सोचता हूँ कि मैं भी इसी तरह भीड़ में आया था, कोई दुनिया में गाइड करने वाला नहीं था, तो कितनी बड़ी एंग्जाइटी थी इस में जाऊँ कि इनके यहाँ जाऊँ, उनके यहाँ जाऊँ, कहाँ जाऊँ। एक तो लिमिटेड पैसा भी, उसमें से भी अगर बर्बाद हो जाए तो बहुत बड़ी दिक्कत हुआ, हम लोग कहाँ से सर्वाइव कर पाते। तो ये है, उसमें भगवान की कृपा थी कि मैं कहीं ज़्यादा गया ही नहीं था, लेकिन जहाँ भी गया, जिस चौखट पर मैंने अपना सर रखा था वो मुझे मंदिर लगा और मैं वहीं कंटिन्यू कर गया। अब आपको क्या होता है, आप तो कई बार 80% लोग एग्जाम से आउट हैं,
बहुत मैं हार्श लाइन बोल रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ। 80% लोग एग्जाम से आउट हैं फर्स्ट डे से ही, फर्स्ट डे से आउट है। अब वो आप 20% में हो कि 80% में हो, आप डिसाइड कर रहा है। आप अपना लाइफ स्टाइल देख लो, अपना रहने का तरीका देख लो, अपना दिन का मैनेजमेंट देख लो, उसी से आप पता चल पाएगा कि आप 20% में 80% में से। 80% तो फर्स्ट डे आउट हैं, आपको उसमें से कोई डर ही नहीं, तो आप मान के खुश हो लो कि आप 20% में से हो, तो आप खुश रहोगे। लेकिन फिर आपको अपना असेसमेंट प्रॉपर करना पड़ेगा। प्री से लेकर इंटरव्यू तक का 1.5 साल तक का टाइम है। उसके अलावा अगर कुछ भी दिखता है, इट्स अ डिस्ट्रैक्शन। और वो कैसे दिख रहा है, पहले तो आपको शर्म आना चाहिए, आपको कैसे दिख रहा है कोई चीज, ये भी आप ध्यान रखना। कैसे कोई चीज आपको दिख रहा है, आप आए क्या थे, क्या करने आए, आपको दिख रहा है कुछ। मतलब आप बतरा सिनेमा में जाते हो, मूवी देखते हो, तो आपको कोई नोट्स याद आता है? मतलब आप सोच लो कि आपका डिस्ट्रैक्शन किधर की तरफ है। एक्चुअल तो ये होना चाहिए कि सिनेमा में कोई दोस्त फ्री में बैठा दे, तब भी क्लास उसके अंदर आपको नोट्स याद आना चाहिए। और आप यहाँ नोट्स देखते हो तो आपको बतरा सिनेमा अगर याद आ रहा है तो आपको शर्म आना चाहिए। मैं इससे ज़्यादा हार्श वर्ड नहीं, मैं नॉर्मली अच्छा शब्द बोलने का मुझे आदत नहीं होता कि आपसे अच्छा शब्द बोलो, आप बड़े अच्छा हो, इंटरटेनमेंट भी कर लो, ये नहीं, कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। अगला 10 अटेम्प्ट भी मिल जाए तो भी नहीं होगा। ये वही बात है कि मैंने कहा था कि रोज सुबह शेर भी उठ रहा है हिरन को खाने के लिए, रोज हिरन भी उठ रही है शेर से बचने के लिए। जीतेगा वही जो तेज दौड़ेगा। ये बहुत टफ फाइट है और इसमें जरा सा भी हंसी मजाक की गुंजाइश है ही नहीं। बेस्ट आपका जो सबसे इंटरटेनमेंट भी करना है, कोई किताब पढ़ो, शंकराचार्य को भी सामने रख लो, उससे भी इंटरटेनमेंट कर सकते हो तो करो 5 मिनट के लिए, लेकिन उससे ज़्यादा कुछ नहीं। पेरेंट्स को देख लो, जिससे भी तुम्हें ज़्यादा लगाओ उसको देखो, उसकी हालत सोचो क्या है। बस इससे इंटरटेनमेंट भी, इससे मैं कुछ नहीं बोल सकता। मैं इंटरटेनमेंट के लिए भी नहीं आपको अलाउ करूँगा कि आप 5 मिनट के लिए जाओ कहीं वॉक करो ना। चाय की दुकान बैठना तो अपने किताब के बारे में सोचना है कि मैंने क्या पढ़ा। अच्छा कोई दोस्त मिल जाए तो उससे शेयर करना है कि तुम मुझे पूछो, मैं ये पूछूंगा। आधे घंटे में इससे अच्छा रिवीजन कुछ हो नहीं सकता। उससे ज़्यादा ग्रुप डिस्कशन नहीं। क्लास में आते वो भी आपका 2-3 घंटा है। उसके बाद क्लास के बाद भी नीचे मैं देखता हूँ कई, यहाँ इतनी भीड़ कैसे लगी रहती है मुझे समझ नहीं आता। क्लास तो चलता होगा 2-3 घंटा, फिर भी हर समय जब आओ तब भी नीचे दिख जाते हैं लोग। क्या करते हैं आप, यहाँ से निकल के नीचे क्यों बैठते हो जाकर? आपकी मैं जब बात करूँ तो मैं आप सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, आप में से कई लोग होंगे, बस नीचे क्यों बैठ जाते हो या नीचे क्यों खड़े रहते हो? अगर ये सीरियस एरिया होता तो इस एरिया से ज्यादा सन्नाटा कहीं होना ही नहीं चाहिए था। ये कितना नॉन सीरियस एरिया, इसी से पता चलता है कि क्लास से ज्यादा तो नीचे भीड़ लगी हुई है। अब कैसे वो आप बोलते हैं हिंदी मीडियम का ज्यादा, कभी नहीं होना चाहिए। किस वजह से होना चाहिए? आप राजेंद्र नगर में जाते हो, कितने लड़के बैठ के इस तरह बकवासबाजी करते रहते हैं, या कितने होर्डिंग लिए आदमी घूमते रहते हैं, उनको भी पता है कि यहाँ जो कराने वाला है। आप लोग किस दुनिया में जी रहे हो, ये बात आप समझो। जो आदमी इस क्लास से निकल के नीचे बैठा है या वो बैठा, उसका सिलेक्शन क्यों होगा? उसका तो सिलेक्शन हो जाए तो उसको उठा के फेंक देना चाहिए बाहर। यू हैव टू बी वेरी टफ, वेरी वेरी टफ फॉर नेक्स्ट 2 ईयर, और फिर आपको सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा। आप जाओगे ही जाओगे। मेरे साथ के कई सारे लोग, मेरा एक बैचमेट था दिनेश जैन, फ्रेंड था, वो भी 2-3 बार इंटरव्यू दिया, नहीं हुआ, लेकिन उसका आरएस में हो गया, फिर राजस्थान एडमिनिस्ट्रेशन में हो गया। मैंने कभी भी कंसिस्टेंस तैयारी करने वाले को ये नहीं देखा कि वो बिल्कुल ही, अब ये कि आप एक कुछ कहें कि मैं आईएएस ही बनूंगा, अब यार वो एक होता है कि साल में 80-90 पोस्ट आता है, ठीक है, तो मैं मान सकता हूँ उसकी भी क्रेडिबिलिटी है, लेकिन आपको जिंदगी में सक्सेस मिल जाएगा। कंसिस्टेंस रहो। किसी नॉलेज कभी व्यर्थ नहीं जाता, नॉलेज कहाँ व्यर्थ जाता है। कितने लोग हैं जो गाइड कर रहे हैं, देखो वो किस लेवल पहुंच गए, उनको भी आज आप धर्मेंद्र सर देखो, मैं जयपुर गया था, मैं आश्चर्य था, धर्मेंद्र को जयपुर में इतने सारे लोग जानते थे। मैं जयपुर के सेंटर में कभी नहीं गया था सर के, मैं पहली बार गया था, इतने ज़्यादा लोग जानते थे इनको, मतलब पूरे जयपुर में जानते हैं और उनके बारे में बात करते। आपका मेहनत कभी आपको छोड़ेगा नहीं, अब हमेशा आपको रिटर्न करेगा। बस यही डिपेंड है आपने रियल मेहनत किया है क्या नहीं किया, कमिटमेंट कितना है। मैं कितना भी बोलूँगा वो कम ही रहेगा, लेकिन मैं यही आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग कंसिस्टेंस रहिए 2 साल तक। होता है ना कि रोज़ सर फोड़ने वाला बात, आप चेक करिए कि मैं कितना मजबूत हूँ, मैं कितने दिन तक। आप में से सब लोग अगर टेस्ट करना चाहता है आप कितने सीरियस हो, जाके 10-15 दिन के रूम में बंद करके रहो। अब ये मत बोला कि मन नहीं लगे, अगर आपका एक दिन में मन घबरा रहा है आप रेडी नहीं हो, 2 दिन 4 दिन की और टफ, इससे टफ क्या आपको। अगर आप में से बहुत लोग समृद्ध हैं, कहीं पैसा नहीं कमाने जाना पड़ता, घर में रहना पड़ता है, क्लास भी कहीं नहीं करना पड़ता, 1-1 महीना अपने आपको रूम में बंद रखो। क्यों बाहर निकलना ही क्यों है, मेरी बस यही समझ नहीं आता। आपको क्यों बाहर निकलना है, क्यों रूम के बाहर निकलना है? आप लोग क्वेश्चन यही करो। आपको एक तो अपने आप को मन को डिफीट करना है, जब भी मन करे वो काम नहीं करना है ना।
मेरा रास्ता थोड़ा यही है। मैं मतलब मेरी वाइफ भी परेशान रहती है कि कितना टेक्निकल मैकेनिकल इंसान मर जाएगा ऐसे टेस्ट में, लेकिन मैं मान के चल रहा हूँ कि आप लोग मेरी परिस्थिति से गुजर रहे हो। मैं मान के चल रहा हूँ, मैं वो बता रहा हूँ जो मैंने किया। मेरी परिस्थिति ऐसी थी, मेरे साथ कोई कंडीशन नहीं था भाई, कंडीशन दुनिया ने लगाया था। मैंने उसी कंडीशन, दुनिया ने रास्ता डिसाइड किया था। मैंने नहीं बोला था कि मुझे यहाँ से वहाँ जाना स्ट्रेट मिलेगा। दुनिया ने बताया ऐसे 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 मैं तेज जा सकता था। मैंने यही बोला था। मैंने स्टेट सर्विस का सपना छोड़ दिया, क्योंकि स्टेट सर्विस सारे फिक्स होते थे, जो लोकल जॉब होते हैं गवर्नमेंट का पैसा लगता है। बिजनेस कर नहीं सकता था, पैसा नहीं था। केवल यूपीएससी मुझे देश भर में ईमानदार लगी, मैं यूपीएससी के लिए चल गया। जो ऑप्शन था, जो कंडीशन भगवान ने समाज दी थी, उसी कंडीशन में मैं तेज चल सकता था, मैं अपार मेहनत कर सकता था। जो मेरे पास कर दिया, बस वही आपको डिसाइड करना है। कहते ना कुत्ते को जंजीर पहनाते तो वो जंजीर आपको दिखती है, लेकिन इंसान के दिमाग को जो जंजीर हो जाती है। अब कोई कहता है हम तुम्हें चैलेंज करते यार वो ऐसा करो, क्यों चैलेंज एक्सेप्ट करें भाई? तुम्हारे चैलेंज को हम क्यों एक्सेप्ट करें? हम अपना चैलेंज खुद डिसाइड करेंगे हमारे लिए क्या बेस्ट है। इन सब ईगो में मत पड़ जाएगा कि यार वो बोल दिया कि नहीं यार चलते हैं और यहाँ से जयपुर चलेंगे और बाइक से चल के दिखाओ। इस टाइप का आलतू फालतू ईगो पालना क्यों? हम मतलब हम लोग में से किसी के क्या औकात, स्टूडेंट के क्या औकात है बताओ? आप अननेसेसरी ईगो पालियो, चला हमको ऐसा बोल दिया, आप हो क्या? मतलब ये बिल्कुल अपना जेन्युइन असेसमेंट करना, मैं यही बोल सकता हूँ। मैं आपको यही कंक्लूड कर रहा हूँ। लेकिन यही बात है कि आप लोग, मैं फिर भी इसलिए मैं इस एरिया में जब भी आता हूँ मुझे नर्वस हो जाता हूँ। भीड़ देखकर मुझे यही नहीं समझ आ रही कि ये भीड़ है कौन सी, तैयारी करने वाली है कि प्रचार करने वाली है। आप सभी अच्छे से मेहनत करें। अगर कुछ मैं जवाब दे पाऊंगा तो मैं ट्राई करूंगा। मुझे 5 बज गया।